नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो भाई, आपके फिजिकल एजुकेशन एस्टेट 2021 टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और ये सीरीज, जी हाँ, 300 प्लस क्वेश्चंस, जी हाँ, यहाँ पर 301 लाइनर क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 332 में। और ये सीरीज नंबर 332 भाई सिर्फ जो एस्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ही नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी 101% हेल्प करने वाले हैं। और ये एस्टेट 2021 टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये सीरीज आपके लिए जो एस्टेट का एग्जाम होगा इसके लिए निचोड़ वाली सीरीज, जी हाँ, यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एक्सट्रैक्ट है वो सारे का सारा फिजिकल एजुकेशन का मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि आप इस सीरीज को देखकर जाएं एग्जाम्स में और आप यहां पर अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस है वो एग्जाम्स में दे पाएं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो रोज की तरह देखते हैं कि आज आप कितनी वॉचिंग देते हैं और शेयर और सब्सक्राइब कितना करते हैं। तो चलिए आज की सीरीज का पहला प्रश्न कर रहे हैं और पहले प्रश्न में यहां पर है कि अनाधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 4 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए पहली बार भेजा है। तो अब दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्लियर कट हो गया होगा कि भारत की, जी हां, यहां पर मैं क्वेश्चंस के जो यहां पर आंसर है इनको भी एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर डाउट होगा वो भी मैं आपको यहां पर क्लियर करता चलूंगा। देखिए, भारत ने पहली बार 1900 पेरिस के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें नॉर्मन प्रीचर्ड के 2 सिल्वर मेडल आए थे, आप सभी को पता है। तो इसको हम मानते हैं कि अनाधिकारिक तौर पर है। तो यहां पर अनाधिकारिक तौर पर जो भारत ने 1920 का, याद रखिएगा दोस्तों, 1920 एटम वर्प ओलंपिक के अंदर जो अपने 4 या 5 खिलाड़ी भेजे थे, 4 या 5 एग्जैक्ट है, 4 या फिर इसमें से 5 खिलाड़ी थे। तो ये जो खिलाड़ी भेजे थे तो ये भी अनाधिकारिक थे। अनाधिकारिक का मतलब आप समझ जाइए कि 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का निर्माण हुआ था, इसीलिए जो 1920 में टीम भेजी गई है ये अनाधिकारिक मानी जाती है, अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल का मतलब यह है कि अगर कोई संघ है जो एफिलेटेड हो जाता है किसी से, उसके थ्रू अगर टीम भेजी जाती है तो वो ऑफिशियली तौर पर यहां पर उसको माना जाता है। लेकिन 1927 से पहले कोई भी ऐसा भारतीय ओलंपिक संघ नहीं था जिसके द्वारा 1920 के एटम वर्प ओलंपिक में टीम भेजी जाए, तो इसको अनाधिकारिक कहा जाता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ साथी बोलते हैं कि 1920 को भी माना जाता है आधिकारिक। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आप, जी हां, ऑब्जेक्शन अपना दायर कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं 101% आपको दावे के साथ में आज बोल रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हां, साथ के साथ में सभी क्वेश्चन हम लेते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी महिला प्राचीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी थी। प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं, एनिशियंट ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो एनिशियंट ओलंपिक में आप सभी को पता होगा, मैं यहां पर जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। 1896 के अंदर जब आपके मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, याद रखिएगा 1896 के जो आपके मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, इनमें भी वीमेंस को पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। क्या वीमेंस को पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था? उनको यहां पर अनुमति नहीं थी कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। और इससे पहले आप सभी को पता है कि 776 ईसा पूर्व जब आपके ये गेम्स शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे महिलाओं को यहां तक कि ये कह सकते हैं कि ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करना तो दूर, उनको देखने की भी अनुमति नहीं थी। अगर कोई महिला, जी हां, अगर कोई महिला इन गेम्स को देख लेती थी या फिर इन खेलों को देखने के लिए चली जाती थी तो उसको सजा दी जाती थी। सजा का मतलब है कि उनको यहां पर प्रताड़ित किया जाता था, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, सजा उनको सुनाई जाती थी। क्योंकि इसका रीजन अब साहब
आपको अगर पता नहीं है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जो पहले ओलंपिक के अंदर, एनिशियंट ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे वो क्या होते थे, वो होते थे न्यूड। न्यूड का मतलब है नग्न अवस्था में, नंगी अवस्था में, उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता था। ठीक है, तो इसीलिए महिलाओं को टोटली प्रोहिबिटेड किया गया था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप इन गेम्स को नहीं देख सकते। अगर कोई महिला देख लेती थी तो उसको यहां पर पनिशमेंट दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां पर स्क्रीन पर है कि इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि फेरेंस नामक, देखिए ये जो फेरेंस नामक महिला थी इसका संबंध क्या था जिसने इन गेमों को देखा। फेरेंस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा था? तो यहां पर जो फेरेंस महिला थी इसका बेटा था पीसीडोरस। पीसीडोरस का जो गेम था वो था बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग खेल को देखने के लिए और अपने बेटे को खेलता हुआ देखने के लिए इसने दर्शक दीर्घा के अंदर ये जाकर बैठ गई थी ताकि मैं अपने बेटे का गेम देख सकूं। अब इसके साथ में इंसिडेंट किया हुआ वो थोड़ी सी कहानी भी मैं आपको बता दूं कि जो पीसीडोरस था इसका मेडल आ गया था, मींस यहां पर ये विजेता रहा था इस खेल का। तो इस खेल का विजेता रहने के कारण जो जो फेरेंस थी, मींस जो पीसीडोरस की मां थी, उसको सजा नहीं दी गई, उसको सजा से मुक्त कर दिया गया था और उसको भविष्य में चेतावनी दी गई थी कि आप इस तरह के जो खेल हैं उनको नहीं देखेंगे क्योंकि आपके बेटे का मेडल आया है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ये इसके पीछे की किदवंती, मींस जो आपकी माउथ स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो ओरल स्टोरीज होती हैं वो ये बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इसी का रिलेटेड हम ले लेते हैं। तो ये है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? तो जो ऑफिशियल्स होते थे उनको कहा जाता था हेलेन डिकोई। याद रखेगा, जो आपके ओलंपिक के अंदर अधिकारी गण होते थे उनको हेलेन डिकोई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में है कि मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? देखिए, जिसके अंदर मुक्केबाजी और कुश्ती दोनों का मिक्सअप रूप हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कराटे होता है, जूडो होता है, तो उसके अंदर एक तरह से कुश्ती भी होती है और मुक्केबाजी, दोनों ही तरह की आपकी उसके अंदर आपकी स्पर्धाएं आप देख सकते हैं। मींस यहां पर एक कॉम्बिनेशनल रूप है। तो जो आपका कुश्ती, रेसलिंग का और जो बॉक्सिंग का यहां पर मिक्सर था, इसको कहा जाता था पेनक्रेशन। क्या कहा जाता था? पेनक्रेशन इसको कहा जाता था। किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई थी? तो भाई यहां पर देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हिटलर। तो भाई हिटलर उस टाइम पे कोई नहीं था, याद रखेगा, उसका नाम था थियोडोसियस। थियोडोसियस ने जो ओलंपिक खेल हुए थे, जो आपके एनिशियंट ओलंपिक खेल होते थे, एनिशियंट ओलंपिक खेल की शुरुआत देखिए यहां पर बता रखी है और जो यहां पर इन खेलों को बंद करने का काम है वो रोम का राजा था थियोडोसियस। थियोडोसियस ने 394 ईस्वी में इन खेलों को बंद कर दिया था। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो रोम है, देखिए ये था तो ग्रीस, यूनान था, यूनान के अंदर जो ग्रीस था, जो एथेंस था, जिस ओलंपिया वैली की हम जिसको बात करते हैं, तो ओलंपिया वैली में ये रोम कहां से आ गया? तो रोम का अधिकार हो गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा, रोम का अधिकार हो गया था ग्रीस पर। तो उस टाइम पे जो थियोडोसियस था वो रोम राजा था। और आप सभी ने अगर ओलंपिक को आराम से, और आप कह सकते हैं कि अगर अच्छे से स्टडी की है तो आप सभी को पता होगा कि आज जो डोपिंग हम बात करते हैं ना, जो डोपिंग की हम बात करते हैं वो आज की चली हुई नहीं है भाई। ठीक है, डोपिंग है वो पुराने टाइम से चली आ रही है। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं कि डोपिंग, तो डोपिंग के तौर पर जो कुछ ऐसे नशीले पदार्थ होते थे, खिलाड़ी वो क्या करते थे, वो इन खेलों के अंदर यूज करते थे। और जो रोम के सैनिक होते थे वो इन ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेते थे। और साथ में जो ऑफिशियल्स होते थे, कौन होते थे भाई? याद रखिएगा, जो ऑफिशियल्स होते थे उनको भी ये रिश्वत देने का काम कर रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन खेलों के अंदर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और जो डोपिंग है, ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन करके इन खेलों को जीतने की जो भावना है वो जो रोम के शासक थे और रोम के जो सैनिक होते थे उनके अंदर ये आ चुकी थी। तो इसी के चलते जो थियोडोसियस था, आपने सुना होगा कि थियोडोसियस एक तरह से डिक्टेटर था, मींस तानाशाह। तो तानाशाह तो था ही था, इसके साथ में जो ये खेल थे, इन खेलों के अंदर इस तरह की जो भावनाएं आ गई थी, उसकी वजह से भी जो थियोडोसियस है उन्होंने ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी स्टेडियम हैं, जितने भी ये ओलंपिक को बढ़ावा देने वाले जो खेल हैं, या फिर जो हेरा का टेम्पल है, या फिर हम एथेंस वैली देखते हैं, ओलंपिया वैली देखते हैं, इनको बंद कर दिया जाए, इनको नष्ट कर दिया जाए, इसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो ये थियोडोसियस ने 394 ईस्वी के अंदर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, जो आपका यहां पर बनेगा ये है कि एचसी बक वाला। ठीक है, एचसी बक वाला हम क्वेश्चन है वो यहां पर साथ ही साथ में ले लेते हैं कि एचसी बक के नेतृत्व में 8 एथलीट्स की टीम अनाधिकारिक तौर पर किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई थी। तो एचसी बक का रोल अब यहां पर कहां से आ गया भाई, अब क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा। तो आप सभी को पता है कि 1920 के अंदर 1920 में YMCA, क्या YMCA एक कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है वो कहाँ खोला गया था, वो आप सभी को पता है कि चेन्नई के अंदर खोला गया था। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर खोला गया था, मद्रास में खोला गया था। तो ये जो एचसी बक थे ये थे प्रिंसिपल किसके, YMCA के। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉलेज। तो यहां पर इन्होंने क्या किया था, 1924 का जो ओलंपिक था इसमें 8 एथलीट को अनाधिकारिक तौर पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था पेरिस के अंदर। ठीक है, और 1924 में ही आप सभी को याद रखना है कि पेरिस फ्रांस के अंदर ही जो चैमनिक्स स्थान है, चैमनिक्स जो आपका शहर है, उसके अंदर जो आपके विंटर ओलंपिक है इनकी शुरुआत की गई है। आई होप कि ये जो आज की सीरीज है आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। और देखते हैं कि शेयर आप कितना करेंगे। देखिए, हमारी डाइट, सिर्फ हमारा जो खाना होता है वो होता है शेयर और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो ये मुझे देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि आधिकारिक तौर पर किस ओलंपिक में भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो भाई याद रखेगा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक है जो आपका हॉलैंड में खेले गए थे। तो इन ओलंपिक खेलों के अंदर भारत ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर भाग लिया था। अब वो क्यों लिया है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि 1927 में जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा की अध्यक्षता में, ये कह सकते हैं कि सर दोराबजी जमशेदजी टाटा के अथक प्रयासों से जो वो 1924 के ओलंपिक से जो वो चाह रहे थे कि ओलंपिक संघ भारत का बने और उसको सदस्यता मिले, तो वो काम 1927 में पूरा हो गया। और 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ है उसमें भारत की जो हॉकी टीम है उसको आधिकारिक ऑफिशियली तौर पर भेजा गया और भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो कहां से हुई है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि 776 ईसा पूर्व। ठीक है, 776 यहां पर लिख रखा है कि 776 BC बिफोर क्राइस्ट जो ओलंपिया वैली है यहां से इन खेलों की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल इसके साथ में ही लगता क्वेश्चन है, इसको हम ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थियोडोसियस नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक खेलों पर किस वजह से रोक लगाई थी और किस सन में रोक लगाई थी। तो भाई ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रोम का राजा था 394, ठीक है, ईसा बाद। तो ईसवी बाद इन्होंने क्या किया था, थियोडोसियस ने यहां पर इन पे प्रतिबंध लगाया। तो यहां पर 394 और 776 को अगर आप मिला लीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर लगभग ये 1000 साल तक आपके गेम है वो चलते रहे थे। लगभग 1000 साल, 1000 से कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं, लगभग 1100 साल आप इसको कहिएगा। ठीक है, 1100 सालों तक यहाँ पे गेम चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो बन रहा है वो भी हम ले लेते हैं कि प्राचीन कालीन ओलंपिक के अंदर किन दो महापुरुषों ने शुरुआत करने में मदद की थी। जो आपके प्राचीन कालीन ओलंपिक है, एनिशिएंट ओलंपिक की शुरुआत करने में किन दो महापुरुषों का रोल रहा, तो ये है आपके पिस्टस और एलियंस। ठीक है, पिस्टस और एलियंस की मदद से ये खेल है इनको शुरुआत मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, और साथ के साथ में आप भी पढ़ते रहिएगा भाई। आज की जो सीरीज है एक्सप्लेनेशंस के साथ में बहुत बड़ी धमाकेदार होने वाली है। और अगर धमाकेदार लगे, जी हाँ, बम्पर सीरीज अगर लगे और अगर आपको महा सीरीज लगे तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था। जहां पर आपके एनिशिएंट ओलंपिक आयोजित किए जाते थे तो इनको कहा जाता था सैक्रेड्स और सैक्रेड ऑफ एलिट्स। ठीक है, सैक्रेड ऑफ एलिट्स के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया था। जी हां, जो एनिशिएंट ओलंपिक थे उनको शुरुआत देने का जो विचार करने वाले हैं, शुरुआत करने का मतलब नहीं है, ठीक है, कि उन्होंने शुरुआत की, उनको शुरू करने का जो विचार है, ये कह सकते हैं कि जो आपकी सलाह है वो किसने दी थी, तो ये है गट्समथ। ठीक है, तो गट्समथ की भी यहां पर कह सकते हैं कि एक रोल रहा है जो प्राचीन कालीन ओलंपिक है इनको मॉडर्न ओलंपिक के तौर पर शुरू करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे।
तो जो आपके ओलंपिक गेम्स है वो किस मंदिर, जी हाँ, कौन सा देवता है, तो ये था जीएस और हेरा का टेम्पल। जी हाँ, जीसस के मंदिर और यहाँ पर जो हेरा का टेम्पल है, इनके मंदिर के पास, इनके सम्मुख, इनको खुश करने के लिए ये गेम्स करवाए जाते थे। और अब आप, अगर आपको पता है कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हेरा का टेम्पल है ये आज भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये कह सकते हैं कि जो हेरा का टेम्पल है, जहां पर आज भी जो मशाल है वो जलाई जाती है और उसको उस होस्टिंग कंट्री के अंदर पहुंचाया जाता है जहां पर ये गेम होने हैं। और हेरा के टेम्पल के अंदर भी ये याद रखिएगा कि जो ये मशाल है, इसको जो सनलाइट है, सूर्य की किरणों से के साथ में इसको प्रज्वलित किया जाता है, इसको जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह है ये कौन कहे जाते हैं, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह, ठीक है, जनक है, भीष्म पितामह आप कह सकते हैं, तो ये है कुबर्टिन, बैरिन पीरियडी कुबर्टिन इनका पूरा नाम है। तो बैरिन पीरियडी कुबर्टिन का जन्म स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहां पर मुझे याद है कि जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो आप डेट ऑफ बर्थ और इनका जो डेथ डेट है वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो कुबर्टिन का जन्म है वो 1 जून 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था। यहां पर याद रखिएगा कि जिस महीने में ये खेल आयोजित होते थे उसको कहा जाता था हीरोमैनिया। क्या नाम दिया गया है? हीरोमैनिया नाम दिया गया है। और आप सभी को ये पता हो कि जब भी आपके ओलंपिक खेल होते थे तो जो खिलाड़ी होते थे उनको 1 मंथ, क्या 1 महीना पहले आपका कहाँ आना पड़ता था? ओलंपिया वैली के अंदर आना पड़ता था। और उनको ये शपथ भी लेनी पड़ती थी कि मैंने 10 महीने का क्या लिया है, मैंने 10 महीने की ट्रेनिंग ली है। और किसी भी ऐसे खिलाड़ी को या फिर कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे सैनिक को इन खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी जो सजा याफ्ता हो, जिसको इम्प्रिजनमेंट दी गई हो, मींस जिसको जेल की सजा या फिर किसी भी तरह से उसको कानूनी तौर पर जो अपराधी है घोषित किया गया है। और अगर ऐसा वो मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट कर लेता था या फिर वो शपथ लेता था कि मैंने 10 महीने का प्रशिक्षण लिया है, तो उस खिलाड़ी को स्टेडियम के अंदर जब वो शपथ ले रहा था तो अगर कोई भी जो देखने वाला दर्शक है, अगर उस दर्शक दीर्घा में या फिर कोई दूसरा सैनिक उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देता था कि नहीं मैं इसको जानता हूं, ये इसने 10 महीने का प्रशिक्षण नहीं लिया है, इसको अपराधी भी घोषित किया गया, तो ऐसे खिलाड़ी को टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर का मतलब है कि वहां पर उसको सजा दी जाती थी, उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से और ये कह सकते हैं कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आपके गेम्स है होते थे। और याद रखिएगा कि जो आपके एशियन ओलंपिक है वो 5 दिन चलते थे और जो आज के मॉडर्न ओलंपिक है ये 16 दिन खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में यहां पर आपके लिए रहेगा कि जो 5 ईस्वी पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था। ठीक है, 5वीं ईस्वी, ठीक है, तो 5वीं ईस्वी में आया था हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स आया था, प्रसिद्ध इतिहासकार था। और ये कह सकते हैं कि जो हेरोडोट्स के जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ओलंपिक के खेल कैसे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन कि ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया है, तो 1886 में। कब? 1886 में ओलंपिया नामक जो स्थान है वहां पर म्यूजियम बनाया गया है। और 1886 में ये भी कह सकते हैं कि जो बैरिन पीरियड कुबर्टिन थे, जो यहाँ पर ये म्यूजियम बनाया गया ओलंपिया के अंदर, इसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ईजी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर इस तरह की आपको मिल जाए तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक बम्पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, बोनस क्वेश्चन रहेगा। प्राचीन काल ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी थी, तो भाई इसको भी आप याद कर लीजिए, इनका नाम था पिंडार। और पिंडार ने क्या किया था, यहां पर जो आपके एशियन ओलंपिक होते थे इनके अंदर जो विजेता खिलाड़ी होता था, जिसने कोई भी गेम जीता हो, उसके लिए कविता लिखी जाती थी और उस कविता को जी हाँ स्टेडियम के बीच में गाया जाता था। और आप सभी को पता है कि जो खिलाड़ी होते थे उनकी संगमरमर की मूर्ति बनाई जाती थी और उसको वहां पर प्लेस भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन मूर्तिकार, ठीक है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में जो आपके मूर्तिकार थे, मूर्तिकार ने विजय खिलाड़ियों के संगमरमर की मूर्ति बनाई है। तो भाई यहां पर इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका नाम था फिडियास। फिडियास ने क्या किया था, जो भी खिलाड़ी जीत जाता था तो उनकी मूर्ति बनाई जाती थी। और ये कह सकते हैं कि जो हेरा का टेम्पल है और जो जीएस का टेम्पल था उसके सामने इन मूर्तियों
मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है कि प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए। तो जो आपके प्राचीन कालीन जो आपके प्रथम आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक है तो ये आपके ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर आपके हुए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि 1896 में ये गेम आपके करवाए गए थे एथेंस के अंदर, फिर हुए ये सन आपके कब 2004 में भी आपका एथेंस में खेला गया है। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हो जाता पूरा 100 ईयर का, ठीक है। 100 ईयर के बाद में ये आपके गेम हुए थे आपके एथेंस के अंदर। तो इस सन को 2004 के अंदर जो आपके गेम हुए इसको गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा भाई इन क्वेश्चंस को, ऐसे अगर आप इनको याद करेंगे तो बहुत इजी आपके लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में यहां पर आपके लिए क्या है कि प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तो जो आपके पहले आपके ओलंपिक हुए थे तो ये हुए थे आपके पैथोनिक स्टेडियम के अंदर। क्या नाम है? पैनाथेनिक स्टेडियम है, जहां पर आपके जो फर्स्ट ओलंपिक गेम है इनको आयोजित किया गया। प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजय खिलाड़ी जिसने वन स्टेड दौड़ में भाग लिया था, वन स्टेड दौड़ के अंदर भाग लेने वाला ये नाम है कोराई बास। क्या नाम है इसका? कोराई बास। याद कर लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ढूंढ के लाने पड़ते हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान पर स्थित मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था। तो जो पुजारिन होती थी, जो मंदिर की रखवाली और मंदिर का ये कह सकते हैं कि वहां पर पूजा पाठ का जो काम करती थी उसको कहा जाता था डिमेट्रिस, ठीक है। डिमेट्रिस इसको कहा जाता था। ओलंपिक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ओलंपिक का मुख्यालय याद रखिएगा, जो आज की आपकी IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7 वाला क्वेश्चन, 7 के साथ में जहां सभी क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता है? उद्घोषक का मतलब है अनाउंसमेंट करने वाला, जो अनाउंसर होते थे उनको क्या कहा जाता था, जिसपे आज हम कह देते हैं कि कमेंटेटर है। तो यहां पर ठीक है, ऐसे ही जो आपके उद्घोषक होते थे, जो अनाउंसमेंट करने का काम करते थे, उनको कहा जाता था स्पोंडोफोरी। क्या? स्पोंडोफोरी उनको नाम दिया गया था। IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो IOC के प्रथम अध्यक्ष भाई यहां पर याद कर लीजिएगा, बैरन पीरियड कुबर्टिन नहीं थे। तो यहां पर जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम है देमेत्रिस विकिलस। क्या नाम है? देमेत्री विकिलस, और ये ग्रीस के रहने वाले थे, ठीक है। देमेत्री विकिलस को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने अध्यक्ष से छोड़ दिया था, तो फिर जो अध्यक्ष बने थे वो थे बैरन पीरियड कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था। तो जो आपकी हॉर्स राइडिंग होती थी इसको कहा जाता था हिपोड्रम। क्या? हिपोड्रम इसको नाम दिया गया था। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? आज के जो हम बात करें मॉडर्न जो ओलंपिक है वो टोटल 16 दिन तक खेले जाते हैं। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो ओलंपिक की कोई व्यक्तिगत स्पर्धा हो रही है तो वहां पर एक देश के 3 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पहनाया जाता था? तो ये होता था जैतून की पत्तियों का, ठीक है। ऑलिव ट्रीज की जो आपकी लीव्स होती थी, पत्तियां होती थी, उनका मुकुट पहनाया जाता था। किसके तौर पे? एक विजेता के तौर पर, और साथ में उसको अनाज और कुछ पशु दिए जाते थे ताकि वो अपना गुजारा कर सके। क्यों दिया जाता था? अब सवाल ये भी उठता है कि उनको ऑलिव ट्रीज और साथ में जो उनको अनाज है, पशु दिए जाते थे, क्यों दिए जाते थे? तो भाई आप सभी को विदित है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो खिलाड़ी इसमें भाग लेते थे ये सेना के अंदर कोई सोल्जर होता था, सैनिक होते थे, ठीक है। इन्हीं को भाग लेने की अनुमति थी। तो ये अपना गुजारा, जी हाँ, जो इनको तनख्वाह मिलती थी, सैलरी मिलती थी, इनका ये कह सकते कि एक तरह से जो प्राइज इनको इस तरह से दिया जाता था ताकि ये इनके काम भी आ जाए, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि जो आज अनाज और पशु जो पहले एशियन ओलंपिक में दिए जाते थे, आज उनका परिवर्तित रूप क्या हो गया है? जी हाँ, आप सभी को पता है कि आज हो गया है मेडल और सर्टिफिकेट, और उसके साथ में जो खिलाड़ी मेडल जीतता है तो उसके देश उसको बहुत सारा पैसा देते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए अपने इंडिया के अंदर नीरज चोपड़ा का जैसे मेडल आया तो उसके अकाउंट के अंदर, जी हाँ, लगभग जो हमें सुनने में आया है कि एक दिन के अंदर ही 40 करोड़ की अमाउंट है वो जमा हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है
है कि ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर करवाया जाता है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, 4 साल का अंतराल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक शहर की घोषणा करता है, तो लगभग 6 साल पहले ही आपके जो ओलंपिक होने वाले हैं उनकी घोषणा हो जाती है। और यहां पर अगर हम बात करें भाई, अभी 2021 का ओलंपिक आपका समाप्त हो चुका है, मींस 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक जिसको हम कहते हैं, तो ये आपका समाप्त हो चुका है। और यहां पर जो घोषणा है वो 2032 के अंदर जो आपका ओलंपिक होगा, 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की भी घोषणा हो चुकी है। तो लगभग इनके बीच में 11 साल का अंतराल है, ठीक है, मींस 11 साल पहले इसको अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही साथ में ऊपर वाला ले लेते हैं ताकि स्क्रीन है वो बिल्कुल रोल होती रहे। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? कौन सा ओलंपिक है भाई, ये याद कर लीजिएगा। यहां पर है 1956 का मेलबर्न ओलंपिक। और मेलबर्न ओलंपिक में आपको यहां पर खास बात बता दूं कि मेलबर्न ओलंपिक में जो टीम भेजी गई थी, तो भाई इसके पीछे भी एक ट्रेजेडी है कि इसको इसलिए ओलंपिक के अंदर भेजा गया था क्योंकि जो फीफा है, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो भेजने वाली जो टीम है उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जो भारतीय खिलाड़ी थे उनके पास में इतना, ये कह सकते हैं कि आपके फैसिलिटी नहीं थी कि वो जो फीफा की गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर सके। तो यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम को भेजा गया था और नंगे पांव, जी हाँ, ये बेयर फुट खेले थे वहां पर, ठीक है, लेकिन फिर भी चौथा स्थान। और उस टाइम पे ये कह सकते हैं कि चौथा स्थान आने का रीजन यही था कि ओलंपिक के अंदर जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी वो बहुत कम थी फुटबॉल टीम, इसीलिए भारत की जो टीम है इसका चौथा स्थान आ गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ओलंपिक एक देश के 2 भिन्न शहरों में खेला गया है? तो ये है 1956 का, ठीक है, 1956 का जो आपका ओलंपिक हुआ है ये आपका 2 शहरों के अंदर खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया। तो भारतीय एथलीट भाई जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया ये है आपके मिल्खा सिंह। क्या? मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? और साल में 1 बार तथा यहाँ पर वर्ष में 2 बार। जी हाँ, साल के अंदर 1 बार और ओलंपिक वर्ष में 2 बार आपकी आयोजित होती है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बनेगी वो साल में तो वैसे 1 बार होती है जनरल, और जिस साल आपके ओलंपिक होने होते हैं वहां पर ये 2 बार आपकी आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मोटो क्या है? भाई इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए। ओलंपिक का जो मोटो है वो हाल फिलहाल चेंज हो चुका है। क्या? चेंज हो चुका है। और यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा कि जो सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस है जिसको हम कहते हैं फास्टर हायर और स्ट्रोंगर, क्या? फास्टर हायर स्ट्रोंगर, अब ये बन गया है सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस और कम्युनियस, ठीक है, जिसका मतलब बनेगा फास्टर हायर स्ट्रोंगर एंड टुगेदर, ठीक है। इस चीज को याद कर लेना, आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? तो 1960 के जो रोम ओलंपिक हुए थे इसके अंदर पहला डोपिंग का खिलाड़ी पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का अर्थ क्या है? तो सीटीएस का मतलब है यहां पर सबसे तेज, एलटीएस का मतलब है सबसे ऊंचा और फोर्टियस का मतलब है यहां पर सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली, या फिर आप इसको बलशाली कहिएगा। और अब इसके अंदर जोड़ लीजिए एक और कम्युनिस्ट, ठीक है, तो कम्युनिस्ट का मतलब है टुगेदर, मतलब एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहां आपका आयोजित किया गया? तो एशिया की धरती पर, जी हाँ, एशिया कंटिनेंट जो सबसे बड़ा महाद्वीप है इसमें 1964 टोक्यो ओलंपिक के नाम से इसको जाना जाता है। 1964 का जो आपका ओलंपिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान की रचना है वो किसने की थी? तो ओलंपिक गान की जो रचना है, ठीक है, जो ओलंपिक का एंथम है वो जो बजाया जाता है, ओलंपिक एंथम, ओलंपिक गान है, इसको यहाँ पर रचा है किसने? याद रख लीजिएगा, इसके नाम है यहाँ पर सिप्रोस के हैं सामारास और दूसरे हैं यहाँ पर केस्तिम पालामास, ठीक है। तो पालामास और सामारास ने यहाँ पर जो ओलंपिक गान है इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? तो इसके अंदर 5 छल्ले हैं, ठीक है, जो डिफरेंट आपके कलर के बने हुए, और ये 5 कलर जो चुने गए हैं जिसके अंदर आपका आता है यहाँ पर ब्लू है, येलो है, ठीक है, ग्रीन है, आपका रेड है और इसके साथ में आपका ब्लैक है। तो ये जो 5 रंग के छल्ले हैं जिसके अंदर आपका ब्लू, येलो,
ब्लैक, ग्रीन और रेड, जो ये कलर आ रहे हैं यहां पर, इनमें से कोई ना कोई कलर किसी ना किसी देश के झंडे में पाया जाता है। ठीक है, ये जो 5 कलर है किसी ना किसी देश के झंडे में पाया जाता है, और ये जो 5 महाद्वीप हैं इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चीजों को आप ऐसे याद रखिएगा, डब्ल्यू के शेप की, भाई कौन सी शेप है, डब्ल्यू की शेप इनकी बनती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, तो अगर आप इनको ऐसे याद करेंगे तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो इसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड हमेशा याद रखिएगा ये व्हाइट कलर का रहेगा। ठीक है, सिल्की कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं के अंदर विवरण कीजिए। जी हाँ, इनकी सीक्वेंस है आपको बतानी है, कहाँ, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आपको सीक्वेंस बतानी है। तो आप यहाँ पर नीला है, पीला है, काला है, हरा है और यहाँ पर आपका लाल। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और इसके साथ में अगर मैं बताऊं तो ये जो आपका नीला कलर है ये किसके लिए, यूरोप के लिए है, पीला एशिया के लिए है, काला अफ्रीका के लिए है, हरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और जो रेड है वो आपका अमेरिका के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए नीचे बता भी रखा है, मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? तो 1960 रोम ओलंपिक के अंदर पहली बार जो ओलंपिक गान है ये गाया गया है। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित किए गए? तो 1968 का जो मैक्सिको सिटी के अंदर आपका ओलंपिक खेला गया 1968 का, ये हाई एल्टीट्यूड था। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है ये एक ऐसा एरिया था जहां पर कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में डोप टेस्ट है वो शुरुआत हुई थी? तो ओलंपिक का कौन सा यहां पर है जिसके अंदर डोपिंग के जो टेस्ट है वो शुरू हो गए थे? तो 1968 का मैक्सिको जो सिटी का ओलंपिक है इसके अंदर आपकी डोपिंग की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के जो छल्ले हैं 5 रंग के, उनका आपको यहां पर कलर बताना है। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, नीला यूरोप के लिए, पीला एशिया के लिए, काला अफ्रीका के लिए, हरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए और लाल है अमेरिका के लिए। जो हरा कलर है पहले उसको आपका ओशियाना कहा जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसको क्या कहा गया है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? तो ओलंपिक का जो झंडा है इसका जो आधार है ये क्या है? दूध या सफेद है। ठीक है, दूध की तरह बिल्कुल सफेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कलर का, भाई आप इसको सीधा से याद कर लो, व्हाइट कलर। किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? तो मैं बता चुका हूं, तो ये है आपका 1968 मैक्सिको ओलंपिक। शुभंकर की शुरुआत, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत खास रहेगा कि जो मस्कट आपके बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी हम बात करें जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें मिराई तोवा और सोमाइटी, क्या सोमाइटी जो है वो सोमाइटी आपका पैरालंपिक के लिए बनाया गया था शुभंकर। और जो समर ओलंपिक है, या फिर ये कहिएगा कि जो आपके ओलंपिक है, ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के लिए जो बनाया गया था वो था मिराई तोवा। ठीक है, तो जैसे ही ये आपके बनाए गए हैं तो ये इनकी जो शुरुआत मानी गई है, तो शुरुआत मानी क्या मतलब ऑफिशियली, तो ये आपका शुभंकर है, ये सबसे पहले 1968 के ओलंपिक के अंदर। ठीक है, 1968 मैक्सिको ओलंपिक से इनकी शुरुआत हुई है। ऊंची कूद के अंदर जो फोसबेरी फ्लॉप है, फोसबेरी फ्लॉप नामक जो टेक्निक है वो किस धावक ने विकसित की थी? तो इनका नाम है रिचर्ड फोसबेरी। भाई इसका नाम है पूरा रिचर्ड फोसबेरी, और फोसबेरी से ही यहाँ पर जो कह सकते हैं इसका जो सरनेम है फोसबेरी, यहीं से जो रिचर्ड फोसबेरी का नाम है यहाँ से ये टेक्निक बनी है फोसबेरी फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में है कि ओलंपिक ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया? तो भाई ओलंपिक ध्वज है और जो ओथ ली गई है, शपथ ली गई है, वो 1920 एटम वर्प ओलंपिक से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज कब और किसने बनाया था? ओलंपिक ध्वज भाई बनाने वाले थे बैरनी पीरे डी कुबर्टिन। ठीक है, 1913 के अंदर ये बना दिया गया था, और जो 1916 के आपके ओलंपिक होने थे इसमें फहराया जाना था। और 1914 की जो आपको मैं खास बात बता दूं, 1914 के अंदर जो ओलंपिक कमेटी इसकी मीटिंग बैठी थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जो ये फ्लैग बनाया गया इसको हम 1916 के जो ओलंपिक होंगे इसमें फहराएंगे। लेकिन 1916 के जो ओलंपिक थे ये हो गए थे कैंसिल। ठीक है, कैंसिल क्यों हुए थे? आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो आपका छिड़ गया था। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण जो ये ओलंपिक है ये 1920 में हुआ। 1920 का जो एटम वर्प ओलंपिक था, यहाँ से जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है और जो ओलंपिक ध्वज है इसको शुरुआत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन में है यहाँ पर आपके लिए कि किस ओलंपिक में महिलाओं का जो प्रथम बार है वो पार्टिसिपेशन हुआ। तो ये 1900 सन 1900 के अंदर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, इससे पहले महिलाओं को अनुमति नहीं थी। मींस यहाँ पर जो 1816 का 1896 का जो ओलंपिक हुआ है उसमें यहाँ पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद, अच्छा चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फोर्सबेरी फ्लोप नामक तकनीक जो है ये आपकी किस ओलंपिक के अंदर अपनाई गई थी। तो फोर्सबेरी फ्लोप जो टेक्निक है ये आपके 1896 एथेंस ग्रीस से ही शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है। तो ओलंपिक का जो उद्घाटन है मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष, क्या मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो यहाँ पर ओलंपिक का उद्घाटन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक मोटो कौन सा है, आप सभी को पता है। चलिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टिस। तो ये आपके क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ से जो आपका ये वर्ड है, ठीक है, फादर डिडोन, जी हाँ, फादर डिडोन ने इन ओलंपिक के जो 3 वर्ड्स है इनको इस्तेमाल किया था। ठीक है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई। तो मैं बता चुका हूं, ये आपको 1920 का ओलंपिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए थे। तो ये है आपका 1920। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद कर लीजिए, 1920 में ध्वज फहराया गया, 1920 में शपथ ली गई है, 1920 में जो पहली बार कबूतर छोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका, अब इस सीक्वेंस को भी आप याद कर लीजिए। देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस अगर ओलंपिक से रिलेटेड पूछे जाते तो मिल ही जाएंगे। ओलंपिक के मार्च पास्ट में किस देश है वो किस क्रम में खड़े होते हैं। तो ओलंपिक का जो मार्च पास्ट होगा उसमें जो देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी सीक्वेंस क्या रहती है इसके बारे में। तो जो ग्रीस देश है, अब ग्रीस देश को सबसे आगे रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि जो ग्रीस है, या फिर ये कह सकते हैं जो यूनान है, उसको श्रेय जाता है इन ओलंपिक खेलों को शुरू करने का। तो इसीलिए इनको मान सम्मान में सबसे आगे रखा जाता है। फिर जितने भी देश हैं वो अल्फाबेटिकली खड़े हो जाएंगे। लाइक आपका अमेरिका है, ठीक है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, रूस है। तो ये आपके सीक्वेंशनल जो आपकी अल्फाबेटिक की आपकी प्रोसेस रहती है, सीक्वेंस रहती है, उसी में खड़े होंगे। और जो लास्ट देश है, लास्ट देश का मतलब है यहाँ पर जो आपका अंतिम देश जो होस्ट करने वाला है उसको सबसे लास्ट में खड़ा होना होता है। मीन्स यहाँ पर मार्च पास्ट में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, 300 से ज़्यादा, जी हाँ 400 के करीब है ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। 300 तो मैंने इसीलिए लिख दिया, 300 प्लस मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि आप लंबे टाइम तक इनको देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज के 5 छल्लों को मान्यता प्रदान की थी। 5 छल्ले जिनको मान्यता दी गई है, ये 1924 पेरिस फ्रांस के ओलंपिक के अंदर जो 5 छल्ले हैं इनको मान्यता दी गई थी कि ये 5 छल्ले इस क्रम में लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है। तो जो मेजबान देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको इनविटेशन देने का काम है वो आईओसी के अध्यक्ष करते हैं। कौन, आईओसी के प्रेसिडेंट यहां पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये याद रखिएगा, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता। और ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर जो आया हुआ पहला मेडल है वो भारत का यही है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत का गोल्ड। और अब भारत के पास में टोटल 10 गोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 8 हॉकी के हैं और 2 इंडिविजुअल हैं, नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो कप्तान का नाम याद कर लीजिएगा भाई, जयपाल सिंह है, 1928 में जो भारतीय टीम गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा जो आपकी मशाल है उसको प्रज्वलित किया था। ठीक है, जो टॉर्च फ्लेम की हम बात करते हैं, तो टॉर्च फ्लेम जो महिला के द्वारा, विमेन्स प्लेयर के द्वारा जो जलाई गई थी, टॉर्च को फ्लेम किया गया था, तो ये है 1968 मैक्सिको ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1968 मैक्सिको ओलंपिक में मशाल द्वारा किस खिलाड़ी ने जो ज्वाला है, मशाल है, उसको प्रज्वलित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इस खिलाड़ी का भी नाम कर लीजिए याद, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट। नॉर्मा एनरिक्वेता, नॉर्मा एनरिक्वेता बिसिलोव, क्या, नॉर्मा
एनरिक्विता बिसिलो सोटेलो। भाई काफी लंबा नाम है, तो अगर ये याद हो सके तो याद कर लीजिए, वरना इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मैक्सिको ओलंपिक के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिको ओलंपिक में नॉर्मा एनरिक्विता बिसिलो सोटेलो ने यहाँ पर मशाल को प्रज्वलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो ओलंपिक का जो समापन होगा इसकी घोषणा है आईओसी का अध्यक्ष। जहां आईओसी का जो प्रेसिडेंट है वो घोषणा करता है किसकी? समापन की। और उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ओलंपिक में भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया है? तो गोल्डन ओलंपिक, अब देखिए किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि भारत का गोल्डन ओलंपिक कौन सा, तो ये यहां पर बताया गया है कौन सा, 1928 है, क्योंकि भारत का गोल्डन ओलंपिक भाई इसीलिए कहा गया कि भारत का पहला ही गोल्ड यहां पर आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आपका, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? भाई यहां पर लिखा हुआ है जैक्स रोगे। कौन है? जैक्स रोगे, बेल्जियम। तो भाई आप इसको क्या कर लीजिए? करेक्ट कर लीजिए। अब ये जो जैक्स रोगे हैं ये आपके प्रेसिडेंट नहीं है। वर्तमान में जो आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है क्या? थॉमस बक। थॉमस बक अभी हाल फिलहाल में जो आईओसी के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर ये, जी हाँ, अभी इनका चुनाव हुआ है, तो ये अगले ओलंपिक तक बने रहेंगे। मीन्स 2024 का जो ओलंपिक होगा उस तक अपने पद पर ये बने रहेंगे। और जो थॉमस बक हैं ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए थे? तो 1932 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक हुआ है इसमें खेल गांव बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर खेल विलेज है वो बनाए गए हैं, स्पोर्ट्स विलेज हैं बनाए गए हैं। और 1932 का ही जो आपका ओलंपिक है इसमें याद रखिएगा कि जो बास्केटबॉल खेल है इसको आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन मीन्स यहाँ पर जो आपका टीवी है उस पर प्रसारण किया गया था? तो 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है इसमें यहाँ पर सीधा प्रसारण किया गया था। सीधा प्रसारण का भी आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जो 1936 का आपका बर्लिन ओलंपिक है इसमें जो खिलाड़ी, या फिर कह सकते हैं कि जो देश है, सिर्फ जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर ही इस का लाइव प्रसारण किया गया था, लाइव टेलीकास्ट किया गया था, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं था। ठीक है, इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो हिटलर था, हिटलर की चलती थी, और हिटलर ने सिर्फ अपने ही देश के जो लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर जो ये गेम है इनका सीधा प्रसारण दिखाया था गया था। और ये चुनिंदा का मतलब है कि कुछ एक लोगों की पहुंच तक था। ठीक है, ज्यादा लोगों की पहुंच तक इसको नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो 2004 का जो एथेंस ओलंपिक हुआ है इसमें भारतीय टीम के जो ध्वजवाहक है ये है अंजू बॉबी जॉर्ज। और अंजू बॉबी जॉर्ज आप सभी को पता है कि ट्रैक एंड फील्ड में जो आपकी लॉन्ग जंपर है ये खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक है इसमें ध्वजवाहक बनाए गए थे मेजर ध्यानचंद। क्रिकेट खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार और अंतिम बार कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर जो 1900 पेरिस फ्रांस में आपके जो ओलंपिक खेल इनको शामिल किया गया था, और तभी इसको लास्ट ये कह सकते हैं पहला और आखिरी ओलंपिक यही था क्रिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HVPM, ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM की फुल फॉर्म बनेगी, जो 1914 अमरावती के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, 1914 में बनी थी। तो महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों को यहां पर प्रदर्शित किया था? ठीक है, तो ये जो प्रदर्शन किया गया था 1936 के अंदर, 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ यहां पर जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उनको यहां पर प्रदर्शित किया गया था, जिसके अंदर जो जैसे कि आपके मलखंभ है, ठीक है, योगा है, जिम्नास्ट की जो एक्टिविटीज है वो आपकी शामिल रहती है। और इसी ओलंपिक में जो खो खो खेल है इसका भी प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, किसके तौर पर? एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि ये जो आज की सीरीज है आपको जी हाँ सुपर डुपर लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता? जी हाँ, यहां पर नाम है KD जाधव, खुशबा दादा जाधव। ठीक है, तो यहां पर जो खुशबा दादा जाधव है इन्होंने यहां पर ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था। और किसमें? याद कर लीजिएगा, ये जो यहां पर KD जाधव का मेडल आया है ये रेसलिंग के अंदर आया है। और इंडिविजुअल अगर हम बात करें, इंडिविजुअल पहला मेडल है भारत का कोई भी खिलाड़ी लेने वाला है तो ये है KD जाधव। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियोब्राइन टेक्निक है, तो पेरियोब्राइन टेक्निक जो बनाई गई है वो किसने बनाई है?
तो ये भी याद कर लीजिएगा कि जो पैरी ओब्रायन टेक्निक है वो पैरी ओब्रायन के द्वारा ही बनाई गई है। ये एक खिलाड़ी का भी नाम है जिन्होंने शॉट पुट की स्पर्धा के अंदर ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और इन्होंने जो टेक्निक अपनाई थी उन्हीं से इस टेक्निक का नाम भी पैरी ओब्रायन टेक्निक ही आपका अनाउंस हो गया। तो ये 1952 हेलेंसिकी के अंदर आपकी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खेल को ओलंपिक में, चलिए हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर और यहां पर 200 मीटर हर्डल के अंदर है कांस्य पदक लिखा हुआ है, तो ये रजत पदक था भाई। इसको आप रजत पदक कर लीजिएगा, क्या रजत पदक इसको कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये इरेज कर दिया भाई, ठीक है। तो आप इसको रजत पदक इसको पढ़िएगा। तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने दो है यहाँ पर 200 मीटर 200 मीटर हर्डल और जो 200 मीटर आपकी फ्लैट रेस होती है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और दोनों के अंदर ही इसने सिल्वर मेडल लिया था। चलिए अब यहाँ पर जो ओलंपिक वाला पार्ट था वो मैं उसको करता हूँ एंड, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा एथलेटिक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन है मिल जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि अगर शॉटपुट स्पर्धा में थ्रोअर शॉटपुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात टर्निंग लाइन से, जो आपकी रिटर्निंग लाइन होती है, अगर उसके आगे चला जाता है तो क्या होगा, तो वो फाउल माना जाएगा। अब ये रिटर्निंग लाइन कौन सी होती है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस हैं हम सभी पढ़ लेते हैं, फिर मैं शॉटपुट के बारे में आपको और भी बता दूंगा। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टॉप बोर्ड है भाई याद रख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो टेक ऑफ बोर्ड और एक होती है आपकी स्टॉप बोर्ड, और इसके साथ में एक होती है आपकी प्लास्टिसिन इंडिकेटर। प्लास्टिसिन इंडिकेटर लॉन्ग जंप के अंदर यूज किया जाता है, क्या लॉन्ग जंप के अंदर, और आपका जो ट्रिपल जंप है इसके अंदर आपका क्या यूज किया जाता है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर, ठीक है। स्टॉप बोर्ड है शॉटपुट के अंदर गोला फेंक में आपका यूज किया जाता है, और जो टेक ऑफ बोर्ड है भाई टेक ऑफ बोर्ड ये लॉन्ग जंप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉटपुट के अंदर आपका स्टॉप बोर्ड। अब पूछा गया कि स्टॉप बोर्ड होता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर आप जी हाँ कई बार क्वेश्चन में होता है ये कि जो आपका एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को में जो सेट कर देगा कि इसकी जो ऊंचाई है ना 100 है, तो हम 100 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 कितना होगा। तो 100 का मतलब है 10 सेंटीमीटर। भाई कंफ्यूज मत होना कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इस तरह की आपको डिजिट डेटा याद करना। नेक्स्ट है कि स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है। तो स्टॉप बोर्ड जो बना होता है, और इससे रिलेटेड भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट ये नहीं कर रहा हूं कि आप जाइए और मेरी वीडियो को देखिए मुझे व्यूज मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझे व्यूज ही लेने होते, अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं जी हाँ पेड कोर्सेज भी दे सकता था। भाई मैंने एक वीडियो बनाई है यहाँ पर शॉटपुट से रिलेटेड। शॉटपुट में वहाँ पर मैंने नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड और जितने भी वहाँ पर डायमेंशन है मेजरमेंट्स है वो सारी खोल कर बता रखी है, आप उसको एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना। तो ये आपकी हो जाती है 11.2, क्या 11.2 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई है इसकी रखी जाती है, ठीक है। 112 से लेके 200 सेंटीमीटर 200 mm की, 112 mm से लेके 200 mm तक की जो चौड़ाई है वो स्टॉप बोर्ड की हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो अगर आप 20 से देखेंगे ना, चलिए मैं स्टॉप बोर्ड भी बना देता हूँ, तो स्टॉप बोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा भाई, ठीक है। ये स्टॉप बोर्ड ऐसा होता है। अब जो बीच वाला जो हिस्सा ना यहाँ से ये 112 होता है, 112 की चौड़ाई होती है, और अगर ये वाला एरिया देखेंगे ना तो ये हो जाता है आपका कितना 300 का मतलब है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं बता रहा था कि आप उसमें जाके देख लेंगे, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको वहाँ पर तैयारी करनी है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शॉटपुट के अंदर अगर स्पर्धा में टाई पड़ जाए, ठीक है, टाई का मतलब है। अब एक क्वेश्चन और यहां पर, चलिए मैं इसको बताऊंगा, बिल्कुल खोल के बताऊंगा, तो इसको आप समझ लीजिए कि टाई अगर पड़ जाती है तो उसका निर्णय किस आधार पर किया जाएगा, तो इसमें देखी जाएगी नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब है जब तक टाई ना टूट जाए। अब बात आती है कि टाई किस पोजीशन के लिए तोड़ी जाएगी, क्या किस पोजीशन के लिए तोड़ी जाएगी। भाई जो फर्स्ट पोजीशन होती है ना, गोल्ड का जो मामला होता है, गोल्ड के लिए ही जो टाई ब्रेक का जो रूल है वो अप्लाई होता है। अब सपोज कीजिए कि टाई ब्रेक हो गई है और यहाँ पर एक को मिल गया है गोल्ड और दूसरे को मिल गया है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मिल गया है। अब सपोज कीजिए
कि अगर यहाँ पर एक गोल्ड आया हुआ था और जो टाई है वो सिल्वर पोजीशन के लिए होती तो क्या होता। तो भाई सिल्वर पोजीशन के लिए होती तो 2 सिल्वर मेडल दिए जाते, क्या उसको टाई को ब्रेक नहीं किया जाएगा, 2 सिल्वर मेडल दिए जाएंगे और जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको हटा दिया जाएगा, क्या ब्रॉन्ज मेडल को हटा दिया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि गोल्ड आ गया है, सिल्वर आ गया है और 2 ब्रॉन्ज आ जाए, 2 ब्रॉन्ज का मतलब है कि टाई ब्रेक हो गई है थर्ड पोजीशन के लिए, तो भाई उस कंडीशन में भी आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। ठीक है, ये रूल होते हैं एथलेटिक्स के, इनको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, मैंने अब यहां पर बात की थी कि ये प्रक्षेपित वाला था, ये क्या चीज है इसको भी मैं आपको बता दूं। चलिए अब इसकी तरफ मैं लेके चलता हूं। ये एक आपका क्या हो गया, ये शॉर्टपुट का सर्कल है। अब जो रिटर्निंग लाइन है, रिटर्निंग लाइन कौन सी होगी, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपकी रिटर्निंग लाइन है। कौन सी, ये वाली जो मैंने अभी यहाँ पे इस साइड में बना दी, ये आपकी रिटर्निंग लाइन होती है, जिसकी लंबाई अगर आप बात करेंगे तो लेंथ इसकी कितनी होती है, ये होती है आपकी 75 सेंटीमीटर। क्या 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। तो ये होती है आपकी रिटर्निंग लाइन। क्या रिटर्निंग लाइन है, मींस यहाँ पर अगर आप इस साइड में थ्रो कर रहे हैं और आप यहाँ थ्रो करने के बाद में इस लाइन से पीछे नहीं निकलते, आपको इस साइड में पीछे की तरफ निकलना होता है। और अगर आप यहाँ से निकल जाते हैं या फिर आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या कि रिटर्निंग लाइन के अगर आप पीछे से नहीं निकलते हैं, आगे से चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फाउल दे दिया जाता है। इट मींस कि जो ये वाली लाइन है भाई, इस लाइन को छूना, ठीक है, जो ये वाला हाफ सर्कल है इसको छूना या फिर इसके बाहर से निकल जाना, ये दोनों ही कंडीशन में फाउल होता है। ठीक है, और स्टॉप बोर्ड के ऊपर पांव रखना या फिर आपका स्टॉप बोर्ड क्लियर कर जाना, ठीक है, जो स्टॉप बोर्ड है उसको क्रॉस कर जाना, ये दोनों ही कंडीशन में फाउल रहेगा। चलिए यहाँ पर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम ट्रिपल जंप की तरफ। तो ट्रिपल जंप में ये कॉमन क्वेश्चन बन गया है अब कि होप स्टेप जंप। ठीक है, आपको सीक्वेंस दे दी जाएगी होप स्टेप जंप, या फिर पूछ लिया जाएगा कि ट्रिपल जंप में कौन सी टेक्निक है यूज की जाती है। तो भाई होप स्टेप जंप है, ये आपका ट्रिपल जंप से जुड़ा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि खिलाड़ी द्वारा टेक ऑफ बोर्ड, कौन सा टेक ऑफ बोर्ड, जिससे पैर से जंप लिया गया हो उसी एक पैर से लैंडिंग होती है, तो उसको क्या कहलाता है। तो ये जो पहला स्टेप होगा जहां पे आपने टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया है, ठीक है, और उसी पैर से जो लैंडिंग होगी उसको क्या कहा जाता है, हॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय प्लॉटिंग लेग, ठीक है, प्लॉटिंग लेग का मतलब है कि जिसको प्लांट का प्लांटिंग, ठीक है, प्लॉटिंग नहीं प्लांटिंग, जिस लेग को आप प्लांट कहलाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। तो जिस पैर से टेक ऑफ लिया जाएगा, ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड से जब आप जंप ले गए हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लांटिंग लेग कहा जाएगा। क्या, जिस पांव से आपने टेक ऑफ बोर्ड से जंप लिया है उसको प्लांटिंग लेग कहा जाता है, प्लांट लेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी द्वारा हॉप करते समय एक पैर जमीन पर आता है और उसे प्लांटिंग लेग कहते हैं, तथा दूसरा लेग जो हवा में रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्लीपिंग लेग कहा जाता है। क्या, जो देखिए जिससे आप टेक ऑफ ले रहे हैं वो होगा आपका प्लांटिंग लेग और जो हवा में है लेग वो होगा आपका स्लीपिंग लेग। ठीक है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिहरी कूद में पुरुषों के लिए मींस जो ट्रिपल जंप है इसके अंदर जो टेक ऑफ बोर्ड से लेकर लैंडिंग क्षेत्र मींस जो लैंडिंग पिट बनी होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, तो ये 13 मीटर की होती है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए ये आपका हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके अप्रोच रन एरिया है। अप्रोच रन एरिया से यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ डिस्टेंस की दूरी पर होगी आपकी क्या, एक लैंडिंग पिट। तो जो लैंडिंग पिट बनी है इसके बीच में जो दूरी आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये 13 मीटर की होगी। किसके लिए, 13 मीटर की होगी यहाँ पर मैन के लिए, और 11 मीटर की डिस्टेंस होगी ये वीमेन के लिए निर्धारित की गई है। चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि ट्रिपल जंप में जो तिहरी कूद आपकी ट्रिपल जंप है उसमें जो वीमेन्स के लिए जो टेक ऑफ बोर्ड से लेकर लैंडिंग क्षेत्र लैंडिंग पिट की जो दूरी है कितनी रहेगी, तो ये 11 मीटर है। चलिए अब थोड़ा सा रखते हैं आपको कहाँ, हाई जंप की तरफ लेकर चलते हैं। अब हाई जंप में क्या है, हाई जंप के अंदर जो लैंडिंग एरिया है उसकी माप क्या होती है, तो यहां पर लिखा है भाई क्या, 5 गुना 3, 5 गुना 3 मीटर भी होती है, और इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा ये 6/4 भी होती है।
ठीक है, 6/4 भी होती है। ये देखा जाता है कि आपका जो टूर्नामेंट है वो कौन से लेवल का है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का तो 6/4 हो जाता है, और अगर आपका नॉर्मल नेशनल लेवल का है, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी एसोसिएशन जो आपके एफिलिएटेड हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स से, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5x3 भी है। तो दोनों ही आपको रूल बुक, जो एथलेटिक्स की रूल बुक है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए कंडीशंस, आपकी सर्कमस्टांसेस है, जो रूल की इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई जंप में जो क्रॉस बार होती है उसका वजन कितना है। तो भाई ये ओब्वियसली आपके क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो ये 2 किलो की आपकी जो आपकी क्रॉस बार है, या फिर जिसको हॉरिजेंटल बार, पजल मत होइएगा, अगर आपको क्रॉस बार बोल दे या फिर हॉरिजेंटल बार बोला जाता है तो आप उस दोनों में एक कंडीशन में समझ जाइए कि आपकी जो क्रॉस बार, जो आपकी एक रोड होती है, ठीक है, जो आपकी कहाँ पर रखी जाती है, जो आपके जो स्टैंडिंग बार होती है उसके ऊपर जो आपकी रखी जाएगी, जिसके ऊपर से आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, उसको क्रॉस बार कहा जाएगा। हाई जंप में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है। लैंडिंग एरिया का मतलब है कि जो आपके मैट होंगे वो मैट की ऊंचाई कितनी होगी। भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर ठीक कर लीजिए। ये 60 सेंटीमीटर नहीं है, ये कितना है, ये 70 सेंटीमीटर है। क्या है, 70 सेंटीमीटर है। क्या 70 सेंटीमीटर है यहाँ पर ये हाई जंप का लैंडिंग एरिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका, अगर आपसे पूछ लिया जाए पोल वॉल्ट का, तो वो होता है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर ये आगे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपको शायद मिल भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर पहले हाई जंप को ही देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है। तो क्रॉस बार की लंबाई है यहाँ पर 4 मीटर बताई गई है। नेक्स्ट है कि जो जंप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जंप है आपके यहाँ पर, इसमें 5 प्रकार के जंप होते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, आपकी सीजर है, आपकी फोर्स पेरी फ्लोप है, आपकी शामिल रहेंगी। नेक्स्ट है कि पूरे अटेम्प्ट के बाद ऊंची कूद में कम से कम ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जो अटेम्प्ट होते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट पूरे ले लिए हैं तो जो हाई आपकी जो जंप है, ठीक है, जो बार की जो ऊंचाई है, या फिर ये कह सकते हैं जो नेक्स्ट हाइट होगी उसमें कितना कितना बढ़ाया जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ाया जाता है। दोनों अपराइट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, तो दोनों अपराइट्स के बीच की दूरी है ये 4 मीटर रहेगी। अब 4 मीटर ये है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने यहाँ पर क्रॉस बार बताई है ना 4 मीटर की, तो आप इसको कितना कर लीजिएगा, 3.98 मीटर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में लगभग 4 मीटर की ये कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई जंप में क्रॉस बार के सिरे जिनका आकार चौकोर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी। चलिए ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पर पहले इसको आप देख लीजिए कि 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर व आपकी 2.9 से लेकर 3.8 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ क्या है इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उससे पहले ये 2 क्वेश्चन हो रहा है, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाई जंप में तकनीक है कितने प्रकार की है, तो 4 से 5 प्रकार है। ठीक है, 4 प्रकार की भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो टेक्निक है, अब आप इन टेक्निक्स को देख लीजिए कि कितने प्रकार की ये टेक्निक बनेगी। ठीक है, 4 से 5 प्रकार है, वो आपके डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी बातें हैं, डाउट्स है, वो यहाँ पर आपके क्लियर होते चलेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, सैडल रोल, ठीक है, क्रॉस सीजर स्टाइल और फोर्सबेरी फ्लोप। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टाइल होते हैं, ईस्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, सैडल रोल, सीजर स्टाइल और फोर्सबेरी फ्लोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर जो अपराइट्स वाली बात थी, मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं। ये सपोज कीजिए कि आपकी हॉरिजॉन्टल बार होगी, जिसको आप क्रॉस बार बोल रहे हैं। तो क्रॉस बार के दोनों जो सिरे होते हैं ना, ये वाले जो सिरे होते हैं, ये कुछ यहाँ पर इस मोटाई के आपको मिल जाएंगे, दोनों ही सिरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ की बात कर रहा ना, तो ये लेंथ है, ये आपकी हो रही है 15 से 20 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई हो रही है इसकी, जो ये वाली जो चौड़ाई हो रही है, ये आपकी 2.9 से लेकर मीन्स 2.9 से लेकर 3.8 सेंटीमीटर तक की इसकी जो चौड़ाई है वो हो सकती है, मीन्स थिकनेस। ठीक है, चलिए आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट में बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा हाई जंप वाले हैं, चलिए इनको हाई जंप को ले लेते हैं, क्योंकि हाई जंप की वजह से ज़्यादा है, तो बांस कूद वाला कर लेते हैं। एक बार बांस कूद की तरफ चलते हैं भाई, क्योंकि स्क्रीन रोल होगी, ऊपर चले जाएंगे। पोल वाल्ट के रनवे की लंबाई क्या होती है, तो जो पोल वाल्ट का रनवे है ये 40 से 45 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वाल्ट में क्रॉस बार को कम से कम बढ़ाया जा सकता है, तो पोल वाल्ट के अंदर याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर है, वो हाइट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और हाई जंप के अंदर कितना है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वाल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी है, तो जो क्रॉस बार है इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वाल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2.25 kg, 2.25 किलोग्राम की होती है आपकी क्रॉस बार, किसमें,
पोल वॉल्ट में और हाई जंप में 2 किलोग्राम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटिंग बॉक्स नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप पजल में होते हुएगा, अगर प्लांटिंग लेग की बात कर रहा है, ठीक है, प्लांटिंग लेग जो शब्द है वो किस में यूज हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रिपल जंप के अंदर है। ठीक है, प्लांटिंग लेग और आपका स्लीपिंग लेग भी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांटिंग बॉक्स है, तो प्लांटिंग बॉक्स है ये आपका होता है पोल वॉल्ट के अंदर इस्तेमाल। और प्लांटिंग बॉक्स आपने जरूर देखा होगा, प्लांटिंग बॉक्स कुछ इस तरह का आपका बना होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का रहेगा और ये इसकी हाइट यहाँ पर आप इसको ऐसे इसमें देख पाएंगे, जिसके अंदर आपका जो पोल होता है, जो आपका पोल है, उस पोल को क्या किया जाता है, यहाँ पर प्लांट किया जाता है। ठीक है, पोल को यहाँ पर आपका प्लांट किया जाएगा और वो खिलाड़ी यहाँ से क्या करेगा, इसको पकड़ेगा और जो आपका मैट बना होता है उस मैट पर आपका लैंड करता है हॉरिजॉन्टल बार को क्रॉस करने के बाद में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल वॉल्ट के अंदर जो क्रॉस बार होती है, पोल वॉल्ट का जो क्रॉस बार है हवा में अधिकतम झूल सकता है। अधिकतम झूल सकता है मींस जो उसके अंदर लचक है, लचक कितनी रह सकती है, तो 3 सेंटीमीटर की लचक है। अगर रह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसके अंदर हवा के अंदर झूल रहा है, लचक बनी हुई है, तो वो आपकी मान्य नहीं होगी, मींस आपको बार है वो बदलनी पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारे पोल हाई जंप वाले रह गए थे, 2 क्वेश्चन है, इनको भी हम देख लेते हैं। ऊंची कूद वह बांस कूद में टाई हेतु प्रथम 2 नियमों के लगने के बावजूद भी अगर टाई बनी रहे तो इसका निवारण किस आधार पर होगा। ठीक है, इसमें 2 आपके रूल होते हैं। अगर उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो टाई है ब्रेक नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए उसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाइट है किसने क्लियर की, उसके बाद में ये देखा जाता है कि जो सेकंड हाइट है, जो सेकंड बेस्ट हाइट है किसने क्लियर की। अगर उस कंडीशन में भी आपकी जो टाई है ब्रेक रहती है तो फिर ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो फाउल्स है किसने किया। अगर ये कंडीशन भी आपकी दोनों सेम मिलती है तो उसके बाद में जो लास्ट रूल है वो होता है आपका, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे आपका देखा होगा कि सडन डेथ। ठीक है, सडन डेथ का मतलब होता है जिसमें आपके फुटबॉल के अंदर गोल किए जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला गोल करेगा, ठीक है, उसके अंदर ये आपका माना जाएगा। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही रूल अप्लाई हो रहा है कि ऊंची कूद के लिए जो आपकी हाइट है, ठीक है, जो ऊंची कूद के लिए हाइट है वो 2 सेंटीमीटर और बांस कूद के लिए क्या होगा कि 5 सेंटीमीटर जो हाइट है वो क्रॉस बार को ऊपर करके या फिर नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, हाइट को या तो नीचे किया जाएगा या फिर ऊपर किया जाएगा, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो अगर ये टाई ब्रेक नहीं होती है तो ये रूल है आपका अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो क्या परिणाम से निकाला जाएगा। ठीक है, लीस्ट अटेम्प्ट एट टाई हाइट देन नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है, पहले तो ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो हाइट है वो क्या आपकी हो रही है, इसके बाद में जो आपकी हाइट नंबर ऑफ फेलियर देखे जाएंगे कि नंबर ऑफ फेलियर किसके हैं, तो उसके बाद में ये हाइट आपकी क्लियर हो जाएगी, मींस यहाँ पर जो टाई है उसको ब्रेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हाई जंप के प्रतिभागियों की संख्या 8 या 8 से कम है तो कितने ट्रायल दिए जाएंगे। तो हाई जंप के अंदर ये बोला है कि कितने ट्रायल दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 ट्रायल दिए जाएंगे। कितने? 6 ट्रायल दिए जाएंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए कि हाई जंप में जो आपकी हाइट की बार होगी, ठीक है, सॉरी, जो हाइट है बार की, उस हाइट को क्रॉस करने के लिए क्या, उस हाइट को क्रॉस करने के लिए आपको एक हाइट पर 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। कितने? 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर 8 या फिर 8 से ज़्यादा यहाँ पर बात कर रहा है तो ये आपका इसमें आपका रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब है यहाँ पर थोड़े से आपके ट्रैक इवेंट की हम थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर क्या है, 100 मीटर की दौड़ में पहले व द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों को दोबारा दौड़ना पड़ेगा। क्या? दोनों को दोबारा दौड़ना पड़ेगा। किसमें? पहले स्थान और द्वितीय स्थान के लिए। मीन्स यहाँ पर पहला और द्वितीय स्थान अगर निर्धारित नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों प्लेयर को दोबारा दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ों में समय देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वे सेकंड के किस हिस्से तक समय बताते हैं। तो सेकंड का 1/100वां हिस्सा, मीन्स 100वें हिस्से तक है वो टाइम है काउंट किया जाता है। अगर मैराथन, देखिए मैराथन का यहाँ पर टाइम बता रखा है, क्या है, अब वो टाइम आप देख लीजिए। ठीक है, टाइम क्या बता रखा है उसको आप ऐसे समझिए। अगर मैराथन का जो टाइम है ये बता रहा है कि 2 घंटे 51 मिनट और 493 नैनो सेकंड आ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो घोषणा होगी टाइम की वो किस तरह की जाएगी। तो ये टाइम इस तरह से आपका अनाउंस किया जाएगा, 2 घंटे 51 मिनट और 50 सेकंड।
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, जो आपका 493 ये बता रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप उसको टाइम में जो आपका ये कह सकते हैं कि जो नियर बाय जो आपका नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ डिजिट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण स्टार्ट करते हैं। जो टाइम कीपर जो स्टार्ट करते हैं वो क्या देखते हैं, अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये आपका मेनली आपका रेस के अंदर सिर्फ एक इवेंट में नहीं, सभी जो आपकी रेसेस होती है उसमें ये आपका चेक किया जाता है। जो आपका टाइम कीपर है, ठीक है, जो आपका टाइम लेते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही गन फायर होगी तो गन फायर होने के बाद में जो गन से निकलने वाला धुआं है उस धुएं को देखते हैं, या फिर उस बंदूक से जो आपकी गन फायर हुई है उसकी जो चिंगारी होती है, जो उसकी आग निकलती है, उसको देखकर ये क्या करते हैं, टाइम स्टार्ट लेते हैं। जो आपका मैनुअल टाइम हम कहते हैं, ठीक है, हैंड वॉच जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हैंड टाइम जिसको कहा जाता है, वो आपका स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि विसल की जो आवाज़ होती है या फिर जो गन की आवाज़ होती है, क्लैपर की जो आवाज़ होती है, उसको देखकर कभी भी टाइम कीपर है वो स्टार्ट नहीं लेता है। टाइम कीपर हमेशा ये देखेगा कि जो आपका क्लैपर बजाया गया है उसके दोनों साइड में, एक साइड में ब्लैक और एक साइड में आपकी वाइट जो पट्टी है वो लगाई जाती है। जैसे ही वो आपकी पट्टी मिलेगी तभी वो टाइम अपना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और अगर आप विसल से स्टार्ट दे रहे तो उस टाइम पे आप याद रखिए, या तो आपकी हैंड की डायरेक्शंस आप दे सकते हैं या फिर कोई फ्लैग है आप उसको अप डाउन कर सकते हैं, तो उस कंडीशंस में आप स्टार्ट दे सकते हैं और आपका जो टाइम है वो नोट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको क्लियर हो रही है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दौड़ को शुरू करने के लिए स्टार्टर कमांड देता है, तो क्या कमांड देता है वो आप याद रखिएगा। अब है यहां पर आपका ऑन योर मार्क सेट और बंदूक की फायर मींस गन फायर वो कर दी जाएगी। अब यहां पर 3 कमांड हो गई, ये है आपकी ऑन योर मार्क, सेट और गन फायर। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए, क्या वो आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत काम आने वाली है। 100 मीटर, ठीक है, 200 मीटर, 400 मीटर, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी रेसेस है वो आपकी 400 मीटर के अंदर मींस जो ग्राउंड का एक चक्कर है 1 लैप के अंदर जितनी भी रेसेस खत्म हो रही हैं, जिसके अंदर आपकी 100 मीटर आ गई है, हर्डल भी आ गया है, ठीक है, 110 हर्डल आ गई है, ठीक है, आपकी रिले आ गई है, ठीक है, 4x100 है, 4x400 है। तो ये जो सभी रेसेस होती हैं इनके अंदर जो स्टार्ट लिया जाता है, स्टार्ट जो लिया जाता है दोस्तों, वो हमेशा याद रखिए कौन सा स्टार्ट है, वो है आपका सीटिंग स्टार्ट। कौन सा स्टार्ट है, सीटिंग स्टार्ट है। और जहां पर सीटिंग स्टार्ट हो रहा है वहां पर कमांड है वो दी जाती है ऑन योर मार्क सेट और उसके बाद में गन फायर। क्या, उसके बाद में गन फायर। तो मींस यहां पर 3 कमांड दी जाती है। अब यहां पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कमांड आपको दी जा रही है यहां पर स्टैंडिंग पोजीशन में, अब स्टैंडिंग पोजीशन में कमांड कब दी जाती है, 1 लैप से जितनी भी ज्यादा, क्या 1 लैप से जितनी भी ज्यादा रेसेस होंगी मींस जिसके अंदर ज्यादा आपको 1 लैप से ज्यादा अगर आपकी लैप काउंट हो रही है मींस आपकी 800 मीटर से ऊपर की जितनी भी रेसेस है इंक्लूडिंग 800 मीटर, तो इन रेसेस के अंदर आपका जो स्टार्ट है वो क्या लिया जाता है, वो स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाएगा। क्या, स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाएगा। अब स्टैंडिंग स्टार्ट जब लिया जाएगा तो यहां पर जो आपको जो स्टैंडिंग स्टार्ट दिया गया इसको स्टार्ट देने के लिए आपको 2 कमांड दी जाती है स्टार्टर के द्वारा। कौन सी, ऑन योर मार्क और गन फायर। ऑन योर मार्क और गन फायर, क्या 800 मीटर में और 800 मीटर से ऊपर वाली जितनी भी रेसेस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग स्टार्ट ले रहे हैं और स्टैंडिंग स्टार्ट में आप अपनी पोजीशन है वो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज्यादा से ज्यादा फाउल मिल सकते हैं। तो भाई यहां पर लिख रखा है कि एक फाउल स्टार्ट है वो ले सकता है खिलाड़ी, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक में अब ये चीज़ें खत्म हो गई है, आपको एक भी फाउल नहीं मिलेगा। अगर आप में से कोई भी फाउल करता है तो वो तुरंत प्रभाव से बाहर खेल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वेग कितना होने पर यहां पर रिकॉर्ड है मान्य नहीं होगा। मींस अगर हवा की स्पीड है वो कितने मीटर से ज्यादा चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा चल रही है तो यहां पर वो रिकॉर्ड है आपका मान्य नहीं होगा, चाहे आप 8 सेकंड के अंदर 100 मीटर फिनिश कर दे। अगर 2 मीटर से ज़्यादा हवा की स्पीड है तो अब हवा की जो स्पीड है किस तरीके से मापी जाती है, ठीक है, तो हवा की जो स्पीड है उसको मापने के लिए विंड गेज लगा होता है। कितना, अब इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, कितनी हाइट होगी
1.22 की तो उसकी हाइट होगी, ठीक है, 1.22 मीटर की हाइट रखी जाएगी किसकी, विंड गेज की। अब विंड गेज की हाइट ये रखी जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मुझे बताने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको भी पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है कि जो ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज को हवा का वेग नापने के लिए रखा जाता है। अब उसकी पोजीशन क्या रखी जाती है, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, और ये चीज़ें आपको और भी हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट से 1 मीटर पीछे, स्टार्ट से 1 मीटर पीछे और फिनिश से 50 मीटर पीछे, मीन्स यहाँ पर जो जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट जहाँ ले रहे हैं वहाँ पे भी आपको एक विंड गेज मिल सकता है। और जो आपका 50 मीटर, मीन्स यहाँ पर अगर आपका 100 मीटर का रनवे है तो बिल्कुल जो उसका 50 मीटर वाला जो ये पॉइंट होगा, 50 मीटर पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक विंड गेज मिलेगा। अब कितने सेकंड तक, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि कितने सेकंड तक जो आपका यहाँ पर जो विंड स्पीड है उसको मेजर किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम होता है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के लिए आपकी जो 100 मीटर के लिए जो स्पीड है हवा की वो काउंट की जाती है, क्योंकि 10 मीटर के अंदर, सॉरी 10 सेकंड के अंदर मोस्टली जो आपका 100 मीटर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा हम लॉन्ग जंप वाले क्वेश्चन है वो साथ के साथ में ले लेते हैं, अदरवाइज जो स्क्रीन है उसको रोल करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप का पहला क्वेश्चन ये है कि हिच की टेक्निक है वो कहाँ प्रयोग की जाती है। तो हिच की टेक्निक है ये आपके लॉन्ग जंप में प्रयोग की जाती है। लॉन्ग जंप में प्रयोग होने वाली तकनीक कौन सी है, दूसरी तो ये है आपकी हैंग स्टाइल, ठीक है, हैंग स्टाइल भी है, ठीक है, और यहाँ पर सेल स्टाइल भी। चलिए यहाँ पर नाम बता रखा है कि सेल स्टाइल टेक्निक है वो कहाँ पर प्रयोग की जाती है, तो ये भी आपकी लॉन्ग जंप में प्रयोग की जाती है। अगर लंबी कूद में टाई पड़ जाए तो यहाँ पर निर्णय किस आधार पर होगा, तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। क्या, नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। प्लास्टिसिन इंडिकेटर का प्रयोग है कहाँ किया जाता है, तो प्लास्टिसिन इंडिकेटर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर का प्रयोग है वो आपका लंबी कूद और तिहरी कूद, मीन्स यहाँ पर लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप के अंदर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर है कि जो प्लास्टिसिन इंडिकेटर है इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या होती है, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है। तो 10 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होगी और यहाँ पर 7 से 10 mm इसकी ऊंचाई होगी। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए ये आपका एक यहाँ पर टेक ऑफ बोर्ड है। इस टेक ऑफ बोर्ड जहाँ पर आपको ये यहाँ पर आपकी लॉन्ग पिट हो गई भाई, ये वाली आपकी लॉन्ग पिट है, ठीक है। तो जो आपका प्लास्टिसिन इंडिकेटर वो बिल्कुल आपकी जो लॉन्ग जंप का स्टॉप बोर्ड, जो सॉरी लॉन्ग जंप का जो टेक ऑफ बोर्ड होगा बिल्कुल इसके साथ में ऐसे लगाया जाएगा। अब जो इसकी हाइट बनेगी, ये जो आप इसकी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, ये वाली चौड़ाई हो गई है, ठीक है, और ये वाली इसकी हाइट हो जाएगी। तो जो हाइट है वो आपकी 7 से 10 mm रखी जाती है। मोस्टली आपको 7 mm मिलेगी या फिर 10 mm के बीच में ही आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ भाई अगर क्लियर हो रही है तो भी मुझे कमेंट करना, अगर नहीं हो रही है तो भी कमेंट करना, लाइक करना है तो भी मुझे कमेंट कर देना, और डिसलाइक करें तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, डिसलाइक करने वाले तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्यों डिसलाइक किया है, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए भाई आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर के अंदर जो स्लोप रखा जाता है वो कितने कोण पर रखा जाता है, तो ये 30 डिग्री का होता है। क्या, 30 डिग्री का जो स्लोप है वो रखा जाएगा। अब चलिए मैं इसको समझा देता हूँ भाई। ये आपका एक टेको बोर्ड मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये टेको बोर्ड है और ये यहाँ पर जो प्लास्टिसिन इंडिकेटर है तो इसका फ्लोप रखा जाता है। फ्लोप ऐसे होगा ये, ठीक है, मीन्स जो आपका जो टेको बोर्ड है ये ऐसे आपका लगा हुआ, सॉरी जो आपका ये प्लास्टिसिन इंडिकेटर है ये आपका ऐसे होगा, ये टेको बोर्ड, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये टेको बोर्ड हो गया, ठीक है। जो आपका प्लास्टिसिन इंडिकेटर की हाइट जो आपकी तिरछी रखी जाती है, तो स्लोप रखा जाता है ये वाला, तो ये आपका 30 डिग्री का जो कोण है इस पे रखा जाएगा, ताकि जैसे ही इसके ऊपर पाँव लगेगा, खिलाड़ी का अगर ऐसे पाँव आ गया है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, चलिए ये खिलाड़ी का पाँव आ गया भाई, अगर खिलाड़ी का पाँव जैसे ही इस निशान पे लगेगा यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कि हाँ इस खिलाड़ी ने फाउल स्टार्ट लिया है, मीन्स फाउल टेक ऑफ हुआ है। तो यहाँ पर उसका जो काउंट है, जो आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई आज की सीरीज़ भाई मुझे तो ज़बरदस्त लग रही है, आपको नहीं लगी तो भी मुझे बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी रहती है, तो रनवे की जो चौड़ाई है भाई यहाँ पर 1.25 ले रखा है, तो 1.25 को आप भूल जाइए और सिर्फ 1.22 को ही याद रखेगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है 1.22 से लेकर 1.25 तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद व तिहरी कूद में विंड गेज ऑपरेटर को रखा जाता है। तो विंड गेज ऑपरेटर भाई, अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, जो हवा की स्पीड है वो लॉन्ग जंप के लिए और जो ट्रिपल जंप है उसके लिए भी आपकी काउंट की जाती है, और टेक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे इसको रखा जाता है, और मोस्टली 5 सेकंड के लिए जो आपका इसका ये कह सकते हैं जो स्पीड है उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है।
5 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपको 40 मीटर का रनवे क्लियर करना होता है तो आप उसको 5 सेकंड के अंदर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक व रनवे के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? तो 2 मीटर की हाइट हो जाएगी, सॉरी जो 2 मीटर की दूरी और 1.22 मीटर की हाइट। ठीक है, 1.22 मीटर की हाइट। अब आप यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1.22 मीटर की आपकी लेन की चौड़ाई होती है। ठीक है, रनवे की चौड़ाई होती है, और मीटर जो हाइट बताई गया 2 मीटर, आप इसको याद कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके लिए कि 100 मीटर जो आपकी रेस हो रही है, उस 100 मीटर की रेस में जो यहाँ पर हवा का वेग मापा जाता है, जो विंड वेलोसिटी है, उसको जो चेक किया जाता है कितने सेकंड के लिए किया जाता है? 10 सेकंड के लिए आपका चेक किया जाता है। अब 10 सेकंड के लिए क्यों, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि 10 सेकंड में आपकी जो रेस है वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका यहाँ, चलिए क्वेश्चन कौन सा था, चलिए ये वाला, यह है कि 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने सेकंड के लिए मापा जाता है? तो ये 13 सेकंड के अंदर, और 13 सेकंड में मापने का इसका रीज़न यही है कि लगभग 13 सेकंड के अंदर जो रेस है वो आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको 13 सेकंड के लिए मापा जाता है, और ये साइंटिफिक चीज़ें हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग जंप के अंदर जो रनवे होता है उस रनवे की लंबाई क्या है? तो ये 40 से 45 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया क्या होता है? तो लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई है ये हो जाएगी आपकी 2.75 से लेकर 3 मीटर की यहाँ पर चौड़ाई रखी जाती है। अब चौड़ाई कौन सी होती है? तो भाई ये मैंने लॉन्ग जंप की पिट बना दी है। इस लॉन्ग जंप की पिट की जो चौड़ाई की बात कर रहे थे, ये वाली जो चौड़ाई होती है, तो ये आपकी कितनी है? 2.75। ठीक है, मीन्स 2.25 मीटर से लेकर 3 मीटर की जो इसकी चौड़ाई है रखी जाएगी। और यहाँ पर अगर इसकी हम पिट की लेंथ की बात करें तो 9 मीटर होती है। ठीक है, 9 मीटर, और 1 मीटर का यहाँ पर बीच में फासला होता है। ठीक है, 1 मीटर का फासला रखते हैं, तो ये आपका कितना होगा टोटल टेक ऑफ बोर्ड से लेकर और लॉन्ग पिट का जो लास्ट एंड होता है, यहाँ से आपको डिस्टेंस ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसको आप बता सकते हैं कि 10 मीटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और यहाँ पर हम करने वाले थोड़ा सा रिले के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो रिले के लिए क्या बोल रहा है ये कि 4x100 मीटर रिले का जो एक्सेलरेशन जोन के चिन्ह का माप होता है, तो ये क्या होगा? लेन के बीचों बीच होगा, और लेन के बीचों बीच भी आप किस तरह का इसको देख सकते हैं, ये होगा आपका 60 सेंटीमीटर का, और नीले कलर का होगा। बिल्कुल आपने नीले कलर का, जैसे अभी मैं लगाने वाला हूं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। आपने कुछ इस तरह के मार्क जरूर लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, अगर आपने कभी भी एथलेटिक्स का ट्रैक देखा है, उस पर आप गए हैं, तो इस तरह के आपको कुछ मार्क मिल जाएंगे। तो ये आपके एक्सचेंज जोन के मार्क लगाए जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा भाई, आज अभी आपके लिए बहुत खास ये होने वाला है कि जो 20 मीटर का पहले एक्सचेंज जोन होता था, कितना था? 20 मीटर का एक्सचेंज जोन होता था, और 10 मीटर का आपका एक्सेलरेशन जोन होता था। तो ये टोटल हो गया है अब 30। तो जो एक्सचेंज जोन है पहले 20 मीटर का था, अब वो 30 मीटर का हो गया है। मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो भी एक्सचेंज जोन में ही काउंट कर दिया गया। इसको भी आप याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x100 मीटर रिले का स्टार्ट के निशान किस कलर के होते हैं? तो ये नीले कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x400 मीटर रिले के बैटन एक्सटेंडिंग जोन के एंट्री तथा एग्जिट निशान क्या होगा? तो ये भी नीले कलर का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x400 रिले के स्टार्ट अथवा स्क्रैच लाइन के निशान का माप क्या होगा? तो ये लेन के बीचों बीच क्या मिलेगा आपको? 40 सेंटीमीटर का मिलेगा। जो मैंने ऐसे निशान बताया था, चलिए मैं ये ले लेता हूँ मार्कर। जो मैंने ऐसे निशान बताए थे, एक तो था ये 60 सेंटीमीटर की हाइट, ये कह सकते हैं इसकी लेंथ थी। तो जो आपका 4x100 मीटर के लिए है, तो ये कितना होगा? 40 सेंटीमीटर का निशान होगा। ये बिल्कुल आपके कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है। इनको आप याद कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4x400 मीटर रिले के दूसरे रनर का स्क्रैच लाइन अथवा 800 मीटर का जो स्टार्ट एक ही जगह पर चिन्हित होता है, तो किस रंग का होगा? तो ये होगा आपका हरे कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x400 मीटर रिले के बैटन एक्सचेंज जोन के स्टार्ट व एंड का माप होता है, तो ये कितना होगा? ये 80 सेंटीमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x400 मीटर रिले 800 मीटर तथा अन्य दौड़ों जिसमें कि धावक अपने लेन को छोड़कर पहली लेन में प्रवेश करता है, ठीक है, वह चिन्हित रेखा किस रंग की होगी? तो ये आपकी ग्रीन कलर की होगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ, बाकी एक दिन मैं अलग से ट्रैक के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आपने देखा होगा ये जो आपका इनर बॉर्डर होता, अरे क्या बन गया,
चलिए, ये इनर बॉर्डर आपका हो गया और इस इनर बॉर्डर से आपकी ऐसे आपको लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ये लाइन लगी होती है जो लेन बनाती है। अब जैसे ही आपने यहाँ से स्टार्ट लिया तो आप यहाँ से जब 800 मीटर का स्टार्ट ले रहे हैं तो जब आप एक कर्व को क्रॉस कर लेते तो यहाँ पर आपको एक ऐसे डॉटेड लाइन मिलेगी, ठीक है। डॉटेड लाइन, ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाई जाती है। तो ये जो ऐसी एक डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको, चलिए मैं यहाँ कहाँ मार्क करूँ, चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको एक डॉटेड लाइन मिलेगी, ठीक है, जो ये निर्धारित करती है कि आपने जो अपनी फर्स्ट करो आपने अपनी क्लियर की है वो अपनी लेन में ही क्लियर की है, ठीक है। फर्स्ट करो अपनी लेन में ही करेंगे और जैसे ही आपकी स्क्रैच लाइन आती है तो आप क्या होगा, तो आप जो फर्स्ट लेन होती है उसमें आ सकते हैं। मीन्स आप जो ट्रैक की जो इनर लाइन है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट है यहाँ पर आपके जेवलिन थ्रो के। चलिए जेवलिन थ्रो के है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे हैमर थ्रो के भी क्वेश्चन है, वो 2-3 रह गए हैं, इसको भी हम लपेट लेते हैं भाई, लपेटते चलो क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर थ्रो में महिला के लिए जो आपका तार की लंबाई है वो कितनी होगी, तो 1160 से लेकर 1195 mm। भाई इसको आप ये कर लीजिएगा कि 116 सेंटीमीटर से लेकर 119 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर रखी जाती है लेंथ, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमेन थ्रो, सॉरी जो हैमर थ्रो है, हैमर थ्रो में केज, जो केज लगा होता है उसमें जाल की संख्या होती है, कितनी होती है, तो ये आपकी 7 होती है, ठीक है। 7 ऐसे बनाया जाएगा, चलिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो जो आपका जाल बनेगा ना वो कुछ इस तरह का आपका लगाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह का जाल लगाया जाता है, यहाँ पे आपका सर्कल होगा जहाँ से आप इसको थ्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर थ्रो के केज में जालों की चौड़ाई कितनी होगी, तो ये जाल की जो चौड़ाई है ये 2.74 मीटर की हो जाएगी। हैमर थ्रो के केज की ऊंचाई कितनी होती है, अगर ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए, ये चौड़ाई थी, अब ये ऊंचाई बता रहा है कि 7 मीटर की, कितनी, जो आपका यहाँ पर नेट लगाया जाएगा, जो जाल लगाया जाएगा, जो उसकी हाइट होगी वो आपको 7 सेंटीमीटर की रखनी होगी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर की हाइट रखेंगे, उसके अंदर आपका जाल लगा हुआ होगा, जिससे होगा क्या कि ये जाल जब भी आपका थ्रो किया जाएगा तो उसको रोक लेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर वो थ्रो फाउल जा रहा है तो आपका जाल में लगेगा और किसी भी प्लेयर और दर्शकों को इंजरी होने से बचा लेगा, इसीलिए सेफ्टी पर्पज से आपका जो केज है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अभी हम भाला फेंक की तरफ। जी हाँ, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, जिसका नीरज चोपड़ा ने मचा दिया था धूम। और जी हाँ, चलिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा अब इन क्वेश्चंस का हवाला। जेवलिन के सेक्टर का कोण होता है, चलिए भाई यहाँ पर लेवलिन लिख रखा है तो लेवलिन को आप जेवलिन पढ़िएगा। चलिए जेवलिन कोण का सेक्टर तो ये 29 डिग्री का होता है, ठीक है, 29 डिग्री। अब आपने कहीं पर देखा होगा ये कुछ इस तरह का लिखा मिलेगा, चलिए मैं जो चीज़ है ना वो आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा 28.98 या फिर 96 या फिर 94 आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर एग्जैक्ट 29 डिग्री नहीं होता। भाई इसको मार्क करने के लिए, ईजी वे में मार्क करने के लिए 29 डिग्री रखा जाता है। 28.98 डिग्री का अगर आप बनाएंगे तो 2 आपका कह सकते हैं कि आपका मिलीमीटर का फर्क पड़ने वाला है। तो इसको यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि आपका नियर बाय डिजिट में इसको काउंट कर लिया जाता है 29 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रनवे की लंबाई कितनी होती है, तो रनवे की जो लंबाई होगी वो आपकी 30 मीटर से लेकर 36.5 मीटर मीन्स 36.5 मीटर तक इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवलिन के रनवे पर एक थ्रोवर ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिन्ह लगा सकता है। जी हाँ, जो आपके थ्रोवर होते हैं, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, मार्क यूज़ करते हैं। जेवलिन का जो रनवे होता है, जो अप्रोच रन एरिया है, उसमें 2 मार्क अपने लगा सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर वो लगाएंगे तो उनको जी हाँ चेतावनी दी जाएगी और उनको वो मार्क है अपने हटाने पड़ेंगे। मीन्स 2 ही आप अपने मार्क है फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवलिन की स्टॉप लाइन, जो आर्क लाइन होती है, उस आर्क लाइन की या फिर इसको रिटर्निंग लाइन आप कह सकते हैं, तो इसकी मोटाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो आर्क लाइन लगाई जाती है, जो रिटर्निंग लाइन लगाई जाएगी, ये आपकी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की होती है। और एथलेटिक्स के ट्रैक एंड फील्ड की अगर हम बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा चौड़ाई, ठीक है, इसी लाइन की होती है। अब ये कैसी लगी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका रिटर्निंग लाइन वाला हिस्सा हो गया और ये आपकी
आर्क वाली, ठीक है, आर्क लाइन जिसको आप कहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ऐसी लगी हुई मिलेगी और यहाँ पर आपका ये रनवे मार्क किया जाएगा। रनवे की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर की होती है, ठीक है। और ये वाली जो इसकी चौड़ाई होगी, जो आपकी ये आर्क लाइन है और रिटर्निंग लाइन, ठीक है, रिटर्निंग लाइन की अगर लेंथ पूछ ली जाए तो ये आपकी 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी? 75 सेंटीमीटर चौड़ाई है ये वाली होगी, तो ये 7 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? चलिए ये भी यहाँ पर बता रखा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये 75 सेंटीमीटर हो गया। जेवलिन का सी जी क्या होता है? चलिए सी जी मैं बता देता हूँ। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उसका बिल्कुल जहां पर बैलेंस बनता है, तो वो जो बैलेंस पॉइंट है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका ग्रिप। जी हाँ, आपने देखा भी होगा, ग्रिप होती है, जिस ग्रिप को आप पकड़ते हैं और थ्रो करते हैं, तो वो आपका सी जी पॉइंट उसका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी रूप से जेवलिन को कितने भागों में बांटा गया? तो तकनीकी रूप से, टेक्निकली जो आपका जेवलिन है एक, उस जेवलिन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर आपका शाफ्ट है, हेड है और उसकी कोर्ड ग्रिप उसमें शामिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये बताया भी गया है। चलिए तो यहाँ पर है कि जेवलिन को तकनीकी रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो ये आपका हेड, शाफ्ट और कोर्ड ग्रिप, ठीक है। तो ये आपके 3 भाग इसके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, चलिए जेवलिन वाला पार्ट पूरा ही हो जाएगा यहाँ पर लगे हाथ। तो पुरुषों के लिए भाले का वजन है, मेंस के लिए 800 ग्राम रहता है, ठीक है। मेंस के लिए जो भाले की लंबाई है कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2.60 से लेकर 2.70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? तो भाले की लंबाई हो जाएगी 2.20 से लेकर 2.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिप का व्यास ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो ग्रिप जो आपकी लगाई जाती है वो 8 mm मोटाई की हो सकती है, ठीक है, ज्यादा आपको इसका नहीं रखना है। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए ग्रिप की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए ग्रिप की लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर से लेकर 16 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई हो जाएगी 14 से लेकर 15 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए धातु सहित नोक की लंबाई, जो आप कह सकते हैं जो हेड होता है, ठीक है, उस हेड की लंबाई कितनी हो सकती है? तो ये 25 से लेकर 33 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पर जेवलिन थोड़ा सा बना दूं। चलिए ये मैंने ऐसे जेवलिन बना दिया। चलिए ये जेवलिन बनाया, और ये आपने ऐसे आगे जो नुकीला हिस्सा आपने देखा होगा, तो इस नुकीले हिस्से की बात कर रहा है। तो ये जो हिस्सा होता है, ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर लंबाई की बात कर रहा है, तो 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है, 33 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि महिलाओं के लिए धातु सहित नोक की लंबाई कितनी होगी? तो ये 25 से 33 सेंटीमीटर दोनों में सेम रहेगी। नेक्स्ट है कि जेवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय क्या आधार होगा? तो अगर टाई पड़ जाती है, और टाई हमेशा याद रखना दोस्तों पहली पोजीशन के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन होती है और सेकंड पोजीशन को चेक करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, तो इसी को चेक करने के लिए जो टाई है वो ब्रेक की जाती है, और टाई ब्रेक का रूल है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। महिलाओं के लिए भाले का भार है कितना होता है? तो ये 600 ग्राम होता है, ठीक है। रनवे की लंबाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 30 से लेकर 36.5 मीटर की, और चौड़ाई अगर हम बात करें रनवे की तो 4 मीटर की होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्या, डिस्कस थ्रो की तरफ। जी हाँ, डिस्कस थ्रो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डिस्कस थ्रो के अंदर जो हमारी कमलप्रीत कौर है, उसने ओलंपिक की जो स्पर्धा थी फाइनल इवेंट में, तो वहां पर उसने 6th प्लेस हासिल की थी। कौन सी? 6th प्लेस आई थी कमलप्रीत कौर की। और याद रखिएगा कि जो इससे पहले बेस्ट परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से डिस्कस थ्रो के अंदर, वो थी किसकी? कृष्णा पूनिया की। कृष्णा पूनिया की थी, जो 7th प्लेस पे रही थी। तो 1 प्लेस का यहाँ पर इजाफा हो गया है अब की बार, और उम्मीद करते हैं कि अब की बार, जी हाँ, 2024 में हम 6 से 1st पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस का भार पुरुषों के लिए कितना होता है? तो यहां पर देखिए भाई 3 केजी लिख रखा है, तो आप इसको 2 केजी कर लीजिएगा। कितना? 2 किलोग्राम की डिस्कस होती है, ठीक है। चलिए इसको हम काट देंगे ऐसे। मैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसलिए आपको ये इंटरप्रिटेशन के साथ में और उनको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर लें। डिस्कस का भार है महिला वर्ग के लिए कितना होता है? तो ये भी यहाँ पर क्या बता रखा? 2.5 केजी। तो भाई इसको भी आप क्या कर लीजिए, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, गलत पे मत जाइएगा, क्योंकि गलत पे जाएंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और फिर जो मैंने बोला ना कि जी हाँ,
आपके एस्टेट टीजीटी पीजीटी का निचोड़, जी हाँ डीएसएसबी की एग्जाम्स के लिए निचोड़ है आज इस सीरीज के अंदर, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इनको ठीक जरूर कर लें, ठीक है। तो जो विमेंस के लिए डिस्कस होती है उसका भार हो जाएगा 1 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि डिस्कस के सेक्टर का कोण क्या होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत बता रखा है भाई। जो डिस्कस के लिए आप सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कोण जो आपका फेंका जाता है, तो वो कोण कितने का है, वो है आपका 34.92 डिग्री, ठीक है। 34.92 डिग्री का जो एंगल है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है, 34.92 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास क्या होता है, तो भाई ये भी आपका गलत बता रखा है, इसको भी आप ठीक कर लो। व्यास की बात कर रहा है, ठीक है, तो व्यास कितना रहेगा आपका 2.50 हो जाएगा, 2.50। चलो अब आप बोलेंगे सर व्यास कौन सा होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। चलो भाई ये मैंने ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका ये बोल रहा है कि व्यास कितना है, ठीक है, ये वाला पूरा पूरा, तो ये कितना है भाई आपका 2.50 डायमीटर आप इसको कह लीजिएगा, ठीक है। तो 2.50 का होता है। अगर आप इसका रेडियस अगर लेना चाहते हैं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1.25 मीटर की, ठीक है भाई। चलो आई होप कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से आप करेंगे और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए मेरी मेहनत का फल मुझे रिटर्न कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम डिस्कस थ्रो के अंदर रिटर्निंग लाइन की बात करने वाले हैं। तो रिटर्निंग लाइन की लेंथ क्या होती है ये बात कर रहे हैं। अब रिटर्निंग लाइन कौन सी होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। रिटर्निंग लाइन आपकी ऐसी आपको लगी हुई दिखाई देगी, ठीक है, 75 सेंटीमीटर की इधर और 75 सेंटीमीटर की इधर, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एंगल का कोण बन जाएगा जहां पर आप थ्रो करेंगे, तो ये रिटर्निंग लाइन होती है दोस्तों। अगर इस रिटर्निंग लाइन से आप आगे की तरफ, जिस साइड में आपने थ्रो किया है, अगर उसी तरफ निकल जाते हैं तो फाउल हो जाएगा, आपको पीछे की तरफ निकलना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो के अंदर जो रिम लगी होती है, आपने डिस्कस थ्रो का जो सर्कल देखा उस सर्कल के अंदर देखना, जो अभी जैसे ये नीला पॉइंट बना हुआ ना, जो नीली आपकी लाइनिंग लगी हुई है, तो ऐसी एक रिम लगी होती है उस सर्कल के अंदर, तो उसकी मोटाई कितनी होती है, तो वो 6 mm की मोटाई होगी, 6 mm की मोटाई होगी। और 14 से लेकर आपका 20 mm, 14 से लेकर 20 mm की उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। हाइट 14 mm से लेकर 20 mm की आप हाइट है वो रख सकते हैं रिम की, ठीक है। मोटाई की बात करें तो 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो के केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना रहता है, तो ये 6 मीटर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस थ्रो के अंदर जो केज होता है उसमें भुजाएं कितनी लगी होती है, तो उसके अंदर जो एंगल लगी होती है वो 6 रहेंगी। नेक्स्ट है कि डिस्कस थ्रो में केज की ऊंचाई कम से कम कितनी होती है, तो 4 मीटर ऊंचाई रखी जाती है केज की, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्कस का केज आकार होता है किस आकार का रहेगा, तो यू शेप का रहेगा, यू शेप, अंग्रेजी का यू शेप है, इस आकार की जो डिस्कस की केज है उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ, चलिए ये है कि डिस्कस थ्रो के अंदर रिम की मोटाई है, ये डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल 6 mm है। डिस्कस थ्रो में जो रिम लगाया जाता है ऊपर की ओर कितना रहेगा, तो ऊपर की ओर यहाँ पर कितना बता रखा भाई 6 mm बता रखा, तो आप इसको कितना कर सकते हैं, 6 mm भी कर सकते हैं, इसको 14 से लेकर 20 mm भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस का पुरुषों के लिए व्यास कितना होता है, तो पुरुषों के लिए जो व्यास होगा ये रहेगा आपका 219 से लेकर 221 mm। डिस्कस का महिलाओं के लिए जो व्यास होगा ये 180 से लेकर 182 mm रहेगा। डिस्कस के बीचों बीच जो पुरुषों के लिए मोटाई होगी वो कितनी रहेगी, ये 44 से लेकर 46 mm रहेगी, ठीक है। और चलिए भाई इसके लिए भी रिकमेंड मैं आपको कर देता हूँ, डिस्कस थ्रो की एक अलग से वीडियो बना रखी है 1 घंटे की, आप उसको देख लीजिए, जितनी भी डिस्कस के बारे में आपको बातें हैं वो सारी वहाँ पर पता चल जाएगी। आई होप कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। जी हाँ, अमल इस पे करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस के बीचों बीच महिलाओं के लिए मोटाई कितनी होगी, तो ये 37 से 39 mm की रहेगी। अब बोलेंगे सर ये बीचों बीच वाला किस्सा है वो हमारे समझ में नहीं आया, चलिए मैं समझ में आपको बना देता हूँ। ये जो गोला फेंक वाला भाग लिखा हुआ ना, कौन सा, ये वाला जो गोला फेंक का लिखा हुआ है, तो डिस्कस का जो बीच वाला भाग है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए डिस्कस कुछ ऐसी आपकी बनती है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये जो बीच वाला जो भाग होता है ना, इसकी बात कर रहा है कि ये कितना मोटा होगा, तो ये है 37 से 39 और पुरुषों के लिए 44 से 46 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि डिस्कस की स्पर्धा में टाई पड़ जाए तो क्या होगा। तो भाई जितने भी आपके थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं उसमें नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर फाउल्स काउंट करने की बात होती है तो वो आपका हाइट वाले जो गेम होते हैं जहाँ पर वर्टिकल आपको जंप लेना होता है वहाँ पर आपके काउंट किए जाते हैं आपके फाउल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पर शॉर्ट पुट वाला एरिया आपके लिए आ गया है। चलिए भाई शॉर्ट पुट को अभी हम कर लेते हैं। तो पुरुषों के लिए जो शॉर्ट पुट का व्यास है कितना रहेगा। जी हाँ, जो आपका सर्कल होता है सर्कल का आपको पूछ रखा कि व्यास कितना रहेगा। तो सर्कल का व्यास, जी हाँ, सर्कल का व्यास रहेगा आपका 2.135 मीटर। क्या 2.135 मीटर। और अगर आप इसके रेडियस निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.067 मीटर। क्या 1.067 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि शॉर्टपुट में लैंडिंग क्षेत्र क्या होगा। तो लैंडिंग जो कोण होगा ये होगा आपका 34.92 का, ठीक है। डिस्कस का, हैमर का और आपका शॉर्टपुट का जो लैंडिंग सेक्टर का कोण बनेगा ये हमेशा याद रखिएगा 34.92 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टपुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई है कितनी होगी। रिटर्निंग लाइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये 75 सेंटीमीटर की होती है। शॉर्टपुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होगी। तो ये 5 सेंटीमीटर की मोटाई इसकी थिकनेस है रखी जाती है। शॉर्टपुट का पुरुषों के लिए भार है कितना रहेगा 7.260 kg, ठीक है, 7.260 किलोग्राम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट पुट का महिलाओं के लिए भार कितना है। तो 4 किलोग्राम रहता है। शॉर्ट पुट का अगर व्यास हम बात करें तो पुरुषों के लिए रहता है यहाँ पर 110 से लेकर 130 mm, ठीक है। चलिए कैसा, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए। शॉर्ट पुट ये मान लीजिए कि 110 mm का बना दिया है, ये 120 mm का बना दिया है, ये 130 mm का बना दिया, ठीक है। अब वीमेंस के लिए जो बनाएंगे तो वीमेंस के लिए सपोज कीजिए कि ये मैंने शॉर्ट बना दिया ये 4 kg का, ठीक है, 95 mm का, ठीक है। ये फिर मैंने बना दिया है यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है, ये 100 mm का हो गया। ये मैंने बना दिया 110 mm का। ये क्यों बनाया जाता है, मतलब ये साइज़ ऐसा क्यों रखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि 110 से लेकर 130 mm के बीच में जो आपका शॉर्टपुट का व्यास रखा जाता है, जो डायमीटर रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है ताकि जो खिलाड़ी है उस पर अच्छे से ग्रिप बना सके। किसी के हाथ है वो छोटे होते हैं, किसी के हाथ की जो साइज़ है, जो उंगलियां हैं वो बड़ी होती है, जिससे वो उस पर ग्रिप बनाने में उसको बड़ा जो साइज़ है शॉट का वो चाहिए होता है। तो इसीलिए जो डिफरेंस है वो रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरियोब्राइन टेक्निक का प्रयोग किस में किया जाता है। तो पेरियोब्राइन टेक्निक है वो आपकी शॉर्टपुट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टपुट में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टपुट के अंदर जो टेक्निक है इस्तेमाल की जाती है तो ये है एक आपकी पेरियोब्राइन और एक होती है आपकी डिस्को पुट। अब डिस्को पुट को याद रखिएगा रोटेशनल टेक्निक भी कहा जाता है। क्या रोटेशनल टेक्निक। और एक होती है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है इसमें आप जो भी आपको जैसे भी पता है आप इसको थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आपको प्लेसमेंट देनी जरूरी है। प्लेसमेंट इसकी होनी जरूरी है गर्दन के पास में, ठीक है। जो स्टर्नोक्लूडोमास्टोइड प्रोसेस है वहां पर आपको इसको प्रोसेस देनी प्लेसमेंट है वो देनी जरूरी है। पेरियोब्राइन नामक थ्रोवर की नागरिकता क्या थी। तो पेरियोब्राइन जो आपका थ्रोवर है ये आपका अमेरिका से संबंधित है। वह ओलंपिक जिसमें पेरियोब्राइन नामक थ्रोवर ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता है तो ये है आपका 1952 हेलेंस्की के अंदर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कि शॉर्टपुट स्पर्धा में अगर खिलाड़ियों की संख्या 8 से अधिक हो तो कितने ट्रायल मिलेंगे। अगर 8 से अधिक आपके थ्रोवर हैं तो 3 थ्रो दिए जाएंगे। 3 थ्रो के बाद में फिर जो 8 से अधिक थ्रोवर थे उनमें से फिर बेस्ट 8 का सिलेक्शन किया जाता है और फिर उनको 3 अटेम्प्ट और दिए जाते हैं, ठीक है। शॉर्टपुट के खिलाड़ी स्पर्धा में क्या नहीं पहन सकते हैं। तो क्या नहीं पहन सकते, ये है आपके ग्लव्स। जी हाँ, ग्लव्स उनको पहनना अलाउड नहीं है। शॉर्टपुट की स्पर्धा में एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है तो बिल्कुल नहीं पहन सकता। इवन आप अपनी दो उंगलियों को इकट्ठा भी स्ट्रिप नहीं कर सकते। क्या आप अपनी दोनों उंगलियों को मतलब एक साथ में स्ट्रिप भी नहीं कर सकते, उन पे बैंडेज भी नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन दोनों उंगलियों को बांधेंगे तो उससे आपको शॉट को असिस्ट करने में मींस आपको अच्छी दूरी तक फेंकने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। असिस्ट एक तरह से असिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए वो बैंडेज करना भी, ठीक है, रोलिंग करना भी अपनी उंगली को अलाउ नहीं है दोनों को, ठीक है। विद द हेल्प आप उन पे टेप लगा सकते हैं, वो भी परमिशन के साथ में, ठीक है। आपको अपने ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ेगी। आई होप कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ क्लियर हो रही होगी। अब है थोड़ा सा तार गोला के बारे में। भाई तार गोला
हैमर थ्रो के बारे में। हैमर थ्रो का सर्कल क्या रहता है, तो हैमर थ्रो का शॉर्टपुट का सर्कल है वो सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा 1.135, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, सॉरी 2.135 मीटर रहता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.134 है, तो इसको आप 5 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं शॉर्टपुट वाला दिखा देता हूँ, ये देखिए शॉर्टपुट वाला बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हैमर थ्रो के अंदर जो थ्रोइंग सेक्टर वो कितना रहेगा, तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 34.92। और नेक्स्ट है कि रिटर्निंग लाइन, बिल्कुल देखिए जो शॉर्टपुट का सर्कल होता है और जो आपका हैमर थ्रो का सर्कल होता है सेम रहेगा, तो उसमें सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलने वाली है। हैमर थ्रो का व्यास है पुरुषों के लिए तो ये 110 से लेके 130 mm, महिलाओं के लिए व्यास हो जाएगा यहाँ पर विमेंस के लिए 95 से लेके 110 mm, ठीक है। हैमर थ्रो का भार है मेंस के लिए सॉरी 7.260 से लेकर आपका सॉरी 7.260 किलोग्राम, 7.260 किलोग्राम मैंने बोला, ठीक है। कभी आप उसको 260 किलोग्राम ही बोलना शुरू कर दे, फिर बोलें सर आप क्या बोल रहे हो। 7.260 kg, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका हैमर थ्रो का वजन है वो 4 किलोग्राम रहेगा वीमेंस के लिए। और हैमर थ्रो के अंदर जो पुरुषों के लिए जो तार की लंबाई है वो कितनी रहेगी, तो ये हो जाएगी आपकी 1175 से लेके 1215 mm, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम 100 मीटर की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस भाई ज़बरदस्त, मैंने कोशिश ये की है कि आपके लिए अच्छा हो। अब कैसा है प्लीज़ मुझे बहुत कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कम से कम हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो क्रॉस कर चुके हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और मज़े के साथ में आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ी होगी। 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर लगाई जाती है, ये बात कर रहा है 110 मीटर हर्डल की। तो यहाँ पर जो पहली आपकी हर्डल प्लेस की जाएगी आपकी 13.72 मीटर की डिस्टेंस पे लगाई जाएगी। दूसरी जो हर्डल है वो आपकी कहाँ, मीन्स जो आपकी 10वीं हर्डल है वो फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर लगाई जाती है, किसमें 110 मीटर हर्डल के अंदर, तो ये आपकी लगाई जाती है 14.02 मीटर की डिस्टेंस पे। नेक्स्ट 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के आपस में बीच की दूरी है वो कितनी रहेगी, तो ये आपकी होती है 9.14 मीटर। नेक्स्ट मैराथन दौड़ में मैराथन से तात्पर्य क्या है, तो ये यूनान में एक जगह का नाम है। मैराथन दौड़ किसकी याद में आयोजित की जाती है, तो ये है आपका फिडिपिडिस, ठीक है, फिडिपिडिस की याद में आपकी आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 42.195 किलोमीटर से लेके यहाँ पर इसको 42.195 किलोमीटर, और अगर माइल्स में आप इसको बोलते हैं तो 26.385 गज, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चंस भी साथ के साथ में ले लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन को बार बार रोल ना करना पड़े। स्टीपल चेज में कुल बाधाओं की दूरी कुल बाधाएं कितनी होती है, पानी की जो बाधाएं होती है उसको छोड़ के, ठीक है। तो जो आपके वाटर जंप्स होते हैं अगर आप उनको निकाल देंगे तो 28 आपकी हर्डल होती है। स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की ऊंचाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 0.914 मीटर। स्टीपल चेज रेस के अंदर जो बाधा होती है उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, तो ये हो जाएगी आपकी 3.96 मीटर की। स्टीपल चेज की बाधाओं के ऊपरी हिस्से की माप क्या होती है, तो ये आप याद कर लीजिएगा 12.7 बाई 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्टीपल चेज दौड़ में बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 3.66 मीटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीपल चेज दौड़ में पानी बाधा के अंतर्गत बाधा के पास पानी की गहराई कितनी होती है। चलिए इसको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए ये मैंने एक ऐसे हर्डल लगा दी है, चलिए ये एक हर्डल लगा दी भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका पानी वाला एरिया होगा, तो ये जो पानी वाला एरिया बोला ना, यहाँ पर जो पानी की गहराई तो इस हर्डल के बिल्कुल पास में कितनी होती है, तो ये बता रहा है कितनी 70 सेंटीमीटर की गहराई इसकी रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ निकलते जाएंगे तो जो पानी की गहराई है वो कम होती चली जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर आपकी कम रहेगी। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। स्टीपल चेज दौड़ में बाधा दौड़ के अंतर्गत पानी के बॉक्स की चौड़ाई कितनी रहती है। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है, तो जो बॉक्स है वो कितना चौड़ा रहेगा, तो बॉक्स की जो चौड़ाई रहेगी ये हो जाएगी आपकी 3.66 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात है खिलाड़ी उछाल लेता है? तो हर्डल को जो क्रॉस करता है खिलाड़ी, तो ये आपका 3 कदम के पश्चात है आपके हर्डल को क्रॉस कर लेता है। मीन्स एक हर्डल से लेकर दूसरी हर्डल के बीच में जो खिलाड़ी स्टेपिंग करता है सॉरी, जो स्ट्राइड लेता है, स्टेपिंग करता है, स्ट्राइड बोल लीजिए, स्टेपिंग कर लीजिए, जो कदम लेता है वो 3 कदम रहेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 400 मीटर की दौड़ के अंदर जो खिलाड़ी यहाँ पर उछाल लेता है बाधा दौड़ के अंदर, हर्डल के अंदर, तो ये कितने कदम के पश्चात लेता है? तो यहाँ पर ये 15 कदम आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पर एक हर्डल से लेकर और दूसरी हर्डल के बीच में जब खिलाड़ी ये यहाँ पर 35 मीटर का जो एरिया है इसको क्लियर करता है, तो 15 स्टेप के अंदर, कितने 15 स्टेप के अंदर इसको क्लियर कर लेता है। इस चीज़ को आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अब थोड़े से यहाँ वाले क्वेश्चंस भी हम इसके साथ ही साथ में ले लेते हैं। किस ओलंपिक में प्रथम बार मैराथन दौड़ की जो दूरी है 42.195 किलोमीटर की आयोजित की गई थी? तो भाई पहली बार इसको आप निकाल दीजिए, जो यहाँ पर लिखा ना 42.195, ये पहले फिक्स नहीं थी 1908 के लंदन ओलंपिक में। 1908 का जो लंदन ओलंपिक हुआ है, ये पहली बार जो मैराथन दौड़ है वो आयोजित की गई थी। और जो यहाँ पर ये बोला ना कि 42.195 किलोमीटर की मैराथन है, तो ये आपकी फिक्स की गई थी किस ओलंपिक में? इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो ये आपकी की गई थी 1924 का जो आपका ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, 1924 के पेरिस ओलंपिक में फिक्स की गई थी। और जो यहाँ पे लिख रखा है ना कि मैराथन की जो दूरी है 42.195 किलोमीटर, ये मानकीकरण किस ओलंपिक में किया गया था? तो 1920 के ओलंपिक में, 1920 के एटम वर्क ओलंपिक में ये करवाई गई थी। कितनी? 42.195 की। लेकिन इसको ऑफिशियल जो परमिशन मिली थी वो 1924 के ओलंपिक में मिली थी। 1921 में IAAF का मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, जिसको पहले कहा जाता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। तो इसने 1921 में अपनी जो एथलेटिक्स की रूल बुक्स है उसमें यह कह सकते हैं कि एक तरह से इसको मानकीकृत कर दिया था। 1924 में फिर इसको पूरी तरह से मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की जो दूरी है 142.195 किलोमीटर किसकी याद में निर्धारित की गई थी? तो ये डोरेंडो पैट्रिक की याद में इसको फिक्स किया गया था। चलिए ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आई होप कि ये क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में धावक लगभग बाधा के कितनी दूरी पर उछाल ले लेता है? तो जो बाधा होती है, हर्डल होती है, उस हर्डल से लगभग आपका 7.5 फीट की जो डिस्टेंस होती है उससे पहले वो हर्डल को क्रॉस करने के लिए जो उछाल है वो ले लेता है, जंप है वो ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए तो टाई पहले 2 नियमों के पश्चात भी अगर टाई रह जाती है तो उसके लिए क्या निर्णय हो, किस आधार पर किया जाएगा? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी क्रॉस बार है उस क्रॉस बार की हाइट है, हाई जंप में 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाएगी और 5 सेंटीमीटर वो आपकी बांस कूद के अंदर बढ़ाई जाएगी या फिर उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसको जंप करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टपुट स्पर्धा में शॉर्टपुट को लगभग किस कोण पर फेंका जाता है? तो भाई यहाँ पर लिखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप भूल जाओ। 60 डिग्री के अगर डिस्टेंस पे अगर आप जो एंगल पे अगर आप कोण को शॉट को रिलीज करेंगे, तो अगर 60 डिग्री के कोण पे आपने रिलीज किया है तो शॉट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कीजिएगा 45 डिग्री का। भाई ये मान लीजिए क्या ये फिक्स है कि कोई भी आप इवेंट कर रहे हैं जिसमें आपको थ्रो करना है, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और शॉट पुट, तो ये चारों के चारों इवेंट जो आप थ्रो कर रहे हैं अगर 45 डिग्री के एंगल पर इनको रिलीज करते हैं, इनको थ्रो करते हैं, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई क्या होती है? तो ये हो जाएगी आपकी 0.914 मीटर। नेक्स्ट, एथलेटिक्स के अंतर्गत सामूहिक स्पर्धा में 10 स्पर्धाएं होती हैं। तो एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक एंड फील्ड में आपका एक इवेंट होता है डेकाथलॉन, और डेकाथलॉन की भी मैंने वीडियो डाल रखी है भाई, आप उसको जाकर देख लीजिए अगर देखने का मन करे। शॉर्ट ट्रिक है विदिन 2 मिनट्स। आज अगर आप देख रहे हैं और कल आपको क्वेश्चन, जी हाँ, आपका जो एसटेट का एग्जाम होने वाला है, डीएसएसबी का एग्जाम होने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। डेकाथलॉन की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। इवेंट्स पूछे जाते हैं बहुत बार।
400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होती है? तो जो आपकी हर्डल प्लेस की जाती है तो वो हर्डल आपकी प्लेस की जाएगी 45 मीटर की दूरी पे। दूसरी जो बाधा है, आपस में ये कह सकते हैं कि एक बाधा से लेकर दूसरी बाधा के बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 35 मीटर की रखी जाती है। 400 मीटर हर्डल के अंदर जो आपकी अंतिम बाधा होगी, ठीक है, अंतिम बाधा की जो दूरी रखी जाएगी ये हो जाएगी आपकी 40 मीटर की डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए डेकाथलॉन को, तो डेकाथलॉन का जो आपका इवेंट होता है वो किसके लिए होता है? तो डेकाथलॉन पुरुषों के लिए होता है। डेकाथलॉन कितने दिन तक चलता है? तो 2 दिन तक इसके इवेंट होते हैं, ठीक है। 10 टोटल इवेंट है तो 5-5 इवेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेकाथलॉन के प्रथम दिन आपके कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो ये सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए हैं भाई। सीक्वेंस को देखने के लिए आप जी हाँ एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा डेकाथलॉन की और आपको मिल जाएगी वीडियो। तो ये आपकी जो पहले दिन इवेंट होते हैं इसमें आपका 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट आपका करवाया जाता है। डेकाथलॉन का जो दूसरा दिन होगा इस दिन आपकी 110 हर्डल 1500 मीटर, ठीक है, लास्ट इवेंट रहता है आपका डेकाथलॉन का। इस चीज को याद रख लीजिएगा, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और पोल वॉल्ट। मीन्स यहाँ पर 4 आपके ट्रैक इवेंट होंगे और 6 आपके फील्ड इवेंट शामिल होते हैं किसमें? डेकाथलॉन में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे भाई। 100 मीटर हर्डल के लिए जो विमेंस के लिए जो आपकी हर्डल की हाइट होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या? 0.840 मीटर। तो आप इसको ठीक कर लीजिए, क्या करना ठीक, इसको कर लीजिए 838, ठीक है, 0.838 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली स्पर्धा कौन सी है जिसके अंदर आपके ज़्यादा इवेंट रहते हैं? तो ये हेप्टाथलॉन है। हेप्टाथलॉन के अंदर 7 इवेंट होते हैं। तो हेप्टाथलॉन का जो इवेंट है कितने दिन तक चलता है? तो ये 2 दिन आपका चलेगा। और हेप्टाथलॉन में प्रथम दिन होने वाली इवेंट है यह है आपकी 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर आपका इवेंट, शॉर्ट पुट और हाई जंप। नेक्स्ट डे कौन सा होगा? दूसरे दिन हेप्टाथलॉन के अंदर विमेंस के लिए 800 मीटर, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो आपके करवाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर 3 आपके ट्रैक इवेंट है और 4 आपके फील्ड इवेंट करने होते हैं हेप्टाथलॉन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। के लिए जो हर्डल आपकी आयोजित की जाती है इसमें जो पहली बाधा होगी, मीन्स जो फर्स्ट हर्डल आपकी प्लेस की जाएगी स्टार्ट लाइन से कितने डिस्टेंस पर रखी जाएगी? तो ये 13 मीटर की डिस्टेंस पे रखी जाती है। बाकी की जो आपकी हर्डल होंगी उनके बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है हर्डल टू हर्डल, तो यह हो जाती है आपकी 8.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन कि 100 मीटर हर्डल में अंतिम या फिर कहिएगा इसको जो लास्ट आपकी हर्डल होते हैं वो कितनी डिस्टेंस पे प्लेस की जाती है आपकी लास्ट लाइन से, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो आपकी फिनिश लाइन है इससे, तो ये 10.5 मीटर की डिस्टेंस पे आपकी रखी जाती है। नेक्स्ट है 400 मीटर हर्डल में बाधाओं की ऊंचाई क्या रहेगी? तो 400 मीटर हर्डल के लिए है आपकी 0.762 मीटर, ठीक है, 0.762 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हेप्टाथलॉन के, चलिए ये हमारे ये इवेंट हो चुके हैं, हेप्टाथलॉन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर हो गई है। और चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला करने वाले हैं। 100 मीटर फर्राटा, जो 100 मीटर आप फर्राटा दौड़ते हैं उसके अंदर कौन सी टेक्निक है वो आपकी इस्तेमाल होती है? तो मीन्स यहाँ पर जो 100 मीटर रेस के लिए आप कौन सा स्टार्ट लेते हैं? तो ये आपका बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो स्प्रिंट रेसेस के अंदर 400 मीटर, भाई 400 मीटर से पहले खत्म होने वाली और 400 मीटर, या फिर इसको कह लीजिए कि एक राउंड, 1 राउंड, जी हाँ ये ट्रैक है, इस ट्रैक का 1 राउंड, क्या 1 राउंड में जो कंप्लीट हो जाए इवेंट वो आपके सभी स्प्रिंट रेसेस के अंदर आता है, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के आपके इवेंट शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से नीचे वाला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ये वाले क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें क्या है कि मिडल डिस्टेंस के कौन सी आती है? तो यहाँ पर 400 मीटर लिख रखा है, भाई आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ये नहीं होगा, 800 मीटर हो जाएगा आपका, और एक 800 मीटर, ठीक है, और प्लस आपका जो 1500 मीटर है ये मिडल डिस्टेंस रेसेस होती है, ठीक है। और 1500 मीटर से ऊपर की जितनी भी रेसेस होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के अंदर आपकी काउंट होती है, ठीक है, जो नीचे वाले में लिख रखा है। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में कौन सी आती है? तो 5000 मीटर और 10,000 मीटर की आपकी शामिल रहती है। चलिए अब थोड़े से इधर वाले क्वेश्चन रह गए, इनको भी हम ले लेते हैं लपेटे में, और ये है आज की सीरीज का निचोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 100 मीटर, 110 मीटर,
और इसके साथ में 400 मीटर की जो आपकी हर्डल रेसेस होती है उसके अंदर जो टोटल आपकी हर्डल इस्तेमाल हो रही है वो कितनी है, तो ये आपकी 10 है। और एक हर्डल का यहाँ पर भार पूछ रखा कि हर्डल का वेट कितना है, तो ये आपका 10 किलोग्राम रहता है, ठीक है, नॉट मोर देन 10 kg। 10 किलोग्राम होना चाहिए, 10 किलोमीटर से सॉरी 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट। अगर 10 किलोग्राम से ज़्यादा वेट है तो वो इवेंट करने वाले के लिए हानिकारक हो सकती है। बापू सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, वेट ज़्यादा यहाँ पर हानिकारक हो जाएगा। हर्डल की चौड़ाई कितनी है, तो ये 1.18 से लेके 1.20 मीटर की आपकी हर्डल की चौड़ाई हो सकती है। अभी बोला कि स्टीपल चेज की दूरी कितनी होती है, तो ये लिख रखा है यहाँ पर 300 मीटर, तो इसको आप 3000 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ भाई, 3000 मीटर की स्टीपल चेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी बाधा दौड़ को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, तो ये स्टीपल चेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज रेस में स्टीपल नामक अर्थ जो स्टीपल नाम है उसका क्या मीनिंग है, तो इसको मतलब है पानी के अंदर भिगोना, सीधे खड़ा होना और ढाल, ठीक है, स्लोप। तो ये तीनों ही चीजें आपके स्टीपल का मतलब रहेगा। और नेक्स्ट है कि स्टीपल चेज रेस में कुल पानी की बाधाओं को पार करना होता है, तो कितनी बाधाएं होती हैं, तो ये टोटल आपकी 7 बाधाएं होती है। और यहाँ पर आज हमने 300 प्लस, जी हाँ 300 प्लस, और मेरे हिसाब से तो लगभग 400 के करीब क्वेश्चंस हमारे चले गए हैं कि हमने इनकी बाधाओं को पार कर लिया है। और अगर आपने इस सीरीज को बड़े ध्यान से आज मेरे साथ में मिलकर पढ़ा है तो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आज आपने जो यहाँ पर किया है आपका एग्जाम बहुत अच्छा आने वाला है। सीरीज अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथ में ही सीमित मत रखिए, अपने पास में ही इसको मत रखिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी तैयारी कर लें। और अगर सीरीज अच्छी लगी है तो सजेस्ट करना और खुद भी सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी मोटिवेट होकर ऐसी सीरीज बनाता रहूं। तो सीरीज यहाँ पर कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।